इससे पहले क्लास थोड़ी होती है आपकी? कौन से ज्योग्राफी आज ही शुरू हुई? अच्छा, कब? 2 से 3? एक से 3। और अभी मेरे बाद में होगी इकोनॉमी। 3 सब्जेक्ट हो गए मतलब। आज शुरू किया, कल कर दी थी? आज। अच्छा लो, पहले थोड़ा सुनो। जिसको हम शेखावटी इलाका कहते हैं, इसमें बेसिकली हमारे 2 जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। कौन से जिले आते हैं? किसी टाइम में यहाँ पे रियासत हुआ करती जयपुर। कौन सी रियासत थी? और जयपुर में अपने एक वंश हुआ करता कछवाहा। कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। कौन सी रियासत में? इस कछवाहा वंश की एक ब्रांच थी शेखावत। कौन सी ब्रांच थी? और शेखावत ब्रांच के अधीन जो भी क्षेत्र था उसको क्या कहा गया? लिखो थोड़ा सा। देखो, जयपुर रियासत में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर जयपुर स्टेट। जयपुर रियासत में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर जयपुर स्टेट। जयपुर रियासत में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर जयपुर स्टेट। सिक्कर तथा झुंझुनू क्षेत्र में, इन सिक्कर एंड झुंझुनू एरियाज, सिक्कर तथा झुंझुनू क्षेत्र में, इन सिक्कर एंड झुंझुनू एरियाज, सिक्कर तथा झुंझुनू क्षेत्र में कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड। कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड। कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड। अतः इस क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज शेखावटी। अतः इस क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज शेखावटी। क्या कहा जाता है इसको? तो कौन कौन से जिले आते हैं बेसिकली? एक तो सिक्कर आता है, क्या था जिसको आज अपने झुंझुनू कहते हैं, ये वाला इलाका आता आज के इलाकों के हिसाब से। सिक्कर अपने आप में एक ठिकाना था। किसी बड़ी रियासत के अंतर्गत जो भी इलाके आते हैं उनको क्या बोलते? ठिकाने। तो सिक्कर अपने आप में एक ठिकाना था। और बड़ा ठिकाना था कि जयपुर के राजा की ठिकाने के अंदर ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं था। एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना। कैसा ठिकाना था? अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। भाई पूरा स्वतंत्र नहीं है, जयपुर के राजा की बात माननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ज्यादा बातें मानने की आवश्यकता नहीं। सेमी इंडिपेंडेंट ठिकाना हुआ करता। झुंझुनू अपने आप में कोई ठिकाना नहीं था। झुंझुनू के अंदर 5 ठिकाने थे। इन 5 ठिकानों को बोलते 5 पाने। क्या बोलते? 5 पाने हुआ करते, 5 अलग अलग ठिकाने हुआ करते। कभी आपने कुछ नाम सुने हो तो जैसे नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर और बिसाऊ। कौन कौन से 5 इलाके हैं बताओ देखिए? नवलगढ़, मलसीसर और बिसाऊ। को 2 सवाल पूछेगा आपसे। एक तो पूछेगा पंचपानों में कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता। तो पंचपानों में कौन कौन से आते हैं? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर। अब ये कौन से जिले के अंदर आते हैं? झुंझुनू। तो झुंझुनू के अंदर तो 5 पाने थे, मतलब 5 ठिकाने थे। सिक्कर अपने आप में एक ठिकाना था और बड़ा ठिकाना था। जयपुर के राजा का ज्यादा इंटरफेयर वहां पे नहीं था। सेमी इंडिपेंडेंट ठिकाना। ऐसा कैसा उतार लू ताकि याद रहे आपके किस में कौन कौन से इलाके आते? सिक्कर के नीचे लिख लेना अर्ध स्वतंत्र ठिकाना, सेमी इंडिपेंडेंट ठिकाना। और इधर ये 5 पाने लिख लेना।
उतार लिया। तो जिसको अपने शेखावटी किसान आंदोलन कहते हैं, बेसिकली सिक्कर का किसान आंदोलन था। कहाँ का था? सिक्कर वाले इलाके में था। उसका थोड़ा बहुत असर अपने को इधर देखने को मिल गया, बाकी झुंझुनों में, बाकी मुख्य तौर पे कहाँ हुआ था? सिक्कर। उतार लिए सर। हुआ क्या था कि 1922 के आसपास में सिक्कर में एक सामंत थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था? इन्होंने वहां टैक्स बढ़ा दिए थे। लिखो, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी। सिक्कर्स फेडरल लॉर्ड कल्याण सिंह रेज्ड टैक्सेस। सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी। सिक्कर्स फेडरल लॉर्ड कल्याण सिंह रेज्ड टैक्सेस। सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी। सिक्कर्स फेडरल लॉर्ड कल्याण सिंह रेज्ड टैक्सेस। सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी। किसने कर दी करों में बढ़ोतरी? सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने कर बढ़ा दिए थे। कब बढ़ा दिए? तो जैसे बिजोलिया में कौन से किसान थे? धाकड़। बेगो में कौन थे? धाकड़। खालसा में कौन से थे? जाट। आपके आगे बूंदी में कौन थे? गुर्जर। नेमुचना में कौन थे? राजपूत। मेव में कौन थे? मेव। ये भी जाट किसानों का आंदोलन था। लिखो, जाट किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। जाट किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। जाट किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान सेवा संघ, पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहे थे, वहां घूम ही रहा था। राजस्थान सेवा संघ के एक बड़े नेता थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी कुछ सिख करके थे, तो जब वो बाकी जगह पंचायती करते घूम रहे थे, यहाँ तो पक्के आएंगे, तो लिख लो नेता रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। कौन कौन है बताओ देखिए? रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। सिक्कर के सामंत को पता चला कि भाई रामनारायण जी यहाँ आगे पंचायती कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर जारी किया गया कि रामनारायण चौधरी सिक्कर में नहीं घुस सकते। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर क्या लगा दी गई? पाबंदी। देखो, रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। एंट्री ऑफ रामनारायण, एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी इन सिक्कर वॉज बैंड। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी इन सिक्कर वॉज बैंड। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी इन सिक्कर वॉज बैंड। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर क्या लगा दी गई? तो रामनारायण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा अखबार आएगा और मेरे अखबार के माध्यम से तंग करूंगा मैं आप। और रामनारायण जी का अखबार था तरुण राजस्थान। कौन सा है? काम अखबार में छापूंगा, क्या क्या किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं मैं सब छाप दूंगा, देख लेना। राजा ने कहा कि अखबार बैन। लिखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। न्यूज़पेपर तरुण राजस्थान वॉज बैंड। तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वॉज बैंड। तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वॉज बैंड। अब तो दिक्कत होगी भाई, ना तो कोई नेतागिरी कर सकता है, ना ही कोई अखबार के अंदर खबर छप सकती है, तो आप तो कुछ बड़ा खुड़का करना पड़ेगा, तब तक अपनी पार पड़ेगी नहीं। वरना अखबार में नहीं आएगा, आंदोलन नहीं करोगे, सरकारों तक बात भी आपकी पहुंचेगी नहीं। अपने भी राज हुआ करता अंग्रेजों का, अंग्रेजों की संसद हुआ करती। अंग्रेजों की संसद को बोलते पार्लियामेंट। क्या बोलते? अपने संसद उनकी क्या होगी? पार्लियामेंट। अपने संसद में दो हाउस होते हैं, एक हाउस होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उनके दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। कौन कौन से दो होते? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहां जो हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता, वहां पर एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता, समझते हो? एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी पार्टी क्या होती है? विपक्ष। उस विपक्ष में एक आदमी को नेता घोषित किया जाता। बनाते हैं कि जैसे मान लो अपने राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की। विपक्ष में कौन है? बीजेपी। तो विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान के विपक्ष के नेता कौन है? गुलाब चंद। वैसे वहां जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जो विपक्ष के नेता थे, उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था?
भाई अपने वालों ने भगवान जाने कहां से जुगाड़ बिठाया, पर पैथिक लॉरेंस तक बात पहुंचा दी। पैथिक लॉरेंस तक ये बात पहुंचाई कि भाई हमारे सिक्कर में इस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, और राजा ने आंदोलन को क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। ना तो नेता आ पा रहे, ना अखबार के अंदर आ रही। पैथिक लॉरेंस ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर बातचीत करता है कि साहब वो इधर इंडिया में क्या चल रहा है, अपना इंडिया में राज है, इंडिया में जयपुर नाम की एक रियासत है, उनके साथ अपनी संधि है, जयपुर में एक ठिकाना पड़ता है सिक्कर, वहां आंदोलन चल रहा है, ध्यान दो। तो बड़ी बात है कि सिक्कर किसान आंदोलन की चर्चा कहां की जा रही थी, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। कौन कर रहा था, किस पोस्ट पे था, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता है। लिखो, विपक्ष ही उठाएगा ना, सरकार पे सवाल कौन उठाएगा, विपक्ष। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट, डिस्कस किया उसने। पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा किया। पैथिक लॉरेंस टॉक्ड अबाउट मूवमेंट। पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट। पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। अब देखे, अपने विधानसभा में, अपनी संसद में कोई भी मामला उठता था, अखबार में आता ना अगले दिन कि भाई ये बात हुई, तो ब्रिटेन की संसद में उठेगा तो ब्रिटेन के अखबार में आएगा। और ब्रिटेन में वहां पर एक अखबार आया करता, डेली हेराल्ड। क्या नाम अखबार का, डेली हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र था। इसके अंदर पूरी खबर छप गई, यार ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। तो सिक्कर किसान आंदोलन की खबर कौन से अखबार में छपी, बताओ देखे। डेली हेराल्ड कहाँ का अखबार है, लंदन। देखो, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन न्यूज़पेपर डेली हेराल्ड ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड। आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड। आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड। तो अब पता चला गया, अरे आंदोलन चल रहा है इस प्रकार का। तो अपने भरतपुर के एक नेता थे, ठाकुर देसराज। क्या नाम था उनका, लो भाई मैं जाता हूँ, रामनारायण जी को नहीं जाने दे रहे, मैं जाके आंदोलन कर लेता हूँ। ठाकुर देसराज कहाँ के थे, कहाँ के थे, भरत, लिख लो, कोष्टक भरतपुर लिखना है। ठाकुर देसराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। ठाकुर देसराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। ठाकुर देसराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। ठाकुर देसराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। ठाकुर देसराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। कहाँ के थे ठाकुर देसराज, भरतपुर के, टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। और इन्होंने कहा भाई संगठन बनाए बिना तो आंदोलन चलेगी नहीं। उस समय एक पार्टी काम किया करती थी, अखिल भारतीय जाट महासभा। कौन सी पार्टी थी, अखिल भारतीय जाट महासभा। तो इन्होंने अपने यहां पर बना ली एक जाट रीजनल महासभा, जाट क्षेत्रीय महासभा गठन किया 1931 में। कब किया गया, लिख लो, 1931 ईस्वी में, इन 1931 एडी। ये सन याद रखना, पूछा हुआ है। 1931 ईस्वी में जाट क्षेत्रीय महासभा गठन किया गया। जाट रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। जाट रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। कब बनाई गई थी, याद रखना ना, ये पूछा हुआ सवाल है। 1931 जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी, कब बनाई गई। अब कहा भाई पार्टी बनाने से क्या होता है, मीटिंग करनी पड़ेगी पार्टी की, तो इसका अधिवेशन बुलाते हैं। तो ये जो जाट, अब सुनना बात, ये जो हुआ था इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था 1933 में। कब बुलाया गया था, जो फर्स्ट सेशन, सुनो एक बार इधर, बाद में लिख लेना आप। इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया 1933। कब बुलाया गया, सिक्कर के अंदर एक जगह पड़ती है पलथाना, कौन सी जगह, वहां पर यह अधिवेशन बुलाया गया। तो कहां बुलाया गया अधिवेशन, बताओ देखे, कब बुलाया गया, कौन सी पार्टी का, पार्टी कब बनी थी, लिख लो, फर्स्ट सेशन।
तो जाट क्षेत्रीय महासभा बनी कब थी? 1931। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1933। कहां पर हुआ? पलथाना कहां पे? सिख। तब वहां बैठ के बात हुई भाई आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लोग तो जुड़ ही नहीं रहे। मैंने आपको बताया था तब भी कि यार पहले ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, अखबार नहीं था, तो लोगों तक पहुंचने की कोई भी जरिए नहीं थे। तो क्या किया जाए? तो यहाँ इस शेखावाटी वाले इलाके में आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। किसका प्रभाव था? दयानंद सरस्वती वाला आर्य समाज था, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। आर्य समाज एक बात पर बड़ा बल दिया करता, यज्ञ करने चाहिए। क्या करने चाहिए? इसलिए अपने यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते रहते। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि यार अपने यज्ञ करते हैं, और अपने यज्ञ में सारे इकट्ठे हो जाए, यज्ञ के नाम पे लोग आ जाएंगे। लोगों को आंदोलन में आओ तो आते नहीं, यज्ञ में आओ तो लोग धर्म का काम है, पुण्य का काम, जाएंगे तो भगवान राजी होंगे, तो यज्ञ के नाम पे आ जाएंगे। तो इन्होंने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? लिखो, हेडिंग डालो, जाट प्रजापति महायज्ञ। बीस जनवरी 1934 को। बसंत पंचमी पड़ रही थी, तो बसंत पंचमी शुभ दिन होता है, तो बसंत पंचमी के दिन यज्ञ करवाया गया। लिख लो, बसंत पंचमी के दिन इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। दिस यजना वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। दिस यजना वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन इस यज्ञ का क्या किया गया? अच्छा, यज्ञ होता था, एक पंडित जी होते हैं जो पंडित जी बार बार करते रहते हैं स्वाहा। इसके जो पंडित जी थे उनका नाम था खेमराज शर्मा। क्या नाम था? लिखो, पुरोहित, जो पृष्ठ, खेमराज शर्मा। ये सारे काम वो ठाकुर देसराज जी करवा रहे हैं भाई, है ना? यज्ञ वगैरह सब वही करवा रहे हैं। तो पुरोहित जी कौन है इसके? खेमराज शर्मा। आपने और नोटिस किया तो यज्ञ में एक बंदे को पास में बिठा के रखते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते रहते हैं कि चावल के 7 दाने हाथ में लीजिए, अपना दाहिना हाथ आगे दीजिए और नाड़ बंधवाइए, मोड़ी बंधवाइए, अब 3 बार अपने कुलदेवी का नाम लेते बोलिए स्वाहा, करवाते रहते हैं। वो जो बंदा साथ में बिठाते उसको बोलते हैं यज्ञमान। क्या बोलते हैं? यज्ञ को मान देने वाला बंदा होता है, इसलिए यज्ञमान। अपने बड़ों से यज्ञमान बोला नहीं गया तो अपने का जजमान। क्या कहना शुरू कर दिया? ये जजमान नहीं होता है, क्या होता है? यज्ञमान होता है। ये थे कुंवर हुक्म सिंह। आपने क्या है यहाँ, यदि शुरुआती अक्षर ये होता तो ये को जय बोलते, पहला अक्षर ये होता तो उसको क्या बोलते? इसलिए अपने यहाँ किसी का नाम यशवंत नहीं होता, जसवंत बोलते हैं। किसी का यशवंत नहीं बोलते, अपने उसको क्या बोलते हैं? जसवंत। तो ये को अपने राजस्थानी के अंदर यहाँ क्या बना देते? जय। और ये जो ये होता है आपके, ये तो होता ही जय है, इसको तो आप गलत बोलते हो। ये तो जय और अय, जय छय जय जय अय होता है, वो वाले इन दोनों वर्ड को मिला के क्या बनता है? इसलिए इसको इंग्लिश में लिखते ही है, इंग्लिश में तो होता ही है। आपने यदि इंग्लिश में इसका ये लिखते हैं तो ये गलत है ना, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये अक्सर ये होता है अपने आप में। तो मैं कई बार क्लास में सुना था, मैं 11th में नया नया बीकानेर पढ़ने के लिए आया। वहां हमारे एक मैम थे प्रेयर के अंदर, बहुत सज्जन, पोलाइटली यूं आके हमें समझाते, मोटिवेट करते। और हम शुरू शुरू में गए तो एक बड़ी सी स्कूल, और प्रेयर के अंदर ही खूब सारे लोग खड़े, वरना छोटी स्कूलों में पढ़े हुए, वहां प्रेयर हम ही करने वाले हुआ करते थे। वहां थोड़ा अलग ही ढांचा मिला। प्रेयर भी नई 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 भांति की प्रेयर होती है, हमारे कई दिन तो समझ में नहीं है, हमने वो तुम ही हो माता पिता तुम ही है वो कर रखी। यहाँ नई नई प्रेयर बुलवाते। और वो मैम आयरन मैम ने कहा कि सब बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम वो गांव वाले एक दूसरे का मुंह देख देख के हंसे। यार हमने सुना था कि शहर में बोल्ड प्रकार के लोग रहते हैं,
पर डायरेक्ट ही कह दिया कि ज्ञान प्राप्त करना। मन में तो अपने ही है ऐसा करना है, पर इसे खुले हम थोड़ी कहते हैं। अब एक दूसरे की तरफ देख देख के हंसेंगे यार। वास्तव में इसीलिए गांव वाले कहते हैं कि शहर में जाके बिगड़ जाते हो। स्कूल वाले साफ साफ करें और मैम कहे प्रत्येक बच्चे को, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जिसके पास ज्ञान नहीं हो। ये इस बार घर वालों ने सही स्कूल में भेजा है, अपने को एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब तो स्कूल वाले ज्ञान दिला देंगे अपने को। फिर धीरे धीरे पता है कि मैडम कह रही है सब बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने भूंगड़ों के दिमाग में कचरा है, इसलिए अपने ज्ञान ज्ञान सुन रहा है, तो ये ज्ञान होता है भैया ना। तो आज आप भी क्या प्राप्त कर रहे हो? ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो ये यज्ञ हुआ, यज्ञ जब कंप्लीट हुआ तो कहा कि भाई यज्ञ में खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, तो ये समाचार भिजवाने में कामयाब हो गए कि भाई आंदोलन चल रहा है, सब लोगों को आंदोलन के अंदर भाग लेना। पर यज्ञ कंप्लीट होने के बाद कहा भाई फिर भी थोड़े लोगों को और पता चले, शहर में लोगों को पता चले क्या हो रहा है। तो कहा जो कुंवर हुक्म सिंह है, जो इसके यज्ञमान है, इनको हाथी पे बिठा के पूरे सिक्कर में चक्कर कटवाएंगे। अच्छा, पहले हाथी की सवारी हर कोई नहीं कर पाता था, ये राजा के पास से ऑर्डर लेने पड़ते कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सामंत के आदमियों को पता चला कि ये हाथी पे बिठा के चक्कर कटवाएंगे, तो सामंत के आदमियों ने हाथी चुरा लिया। हाँ भाई हाथी खोल के ले गए, चुरा लिया मतलब हाथी खोल के ले गए, तो भाई हम ये चक्कर काटने नहीं देंगे। फिर फाइनली किसान सामंत के पास पहुंचे, सामंत को उन बात का पता चला तो उसने कहा अरे अरे ऐसे नहीं करते भाई, वापस दे दो हाथी। वो हाथी दे दिया, अपना खुद का हाथी भी दे दिया, लो एक और ले जाओ, आराम से चक्कर काटो। यज्ञ बहुत बड़ी चीज होती है, यज्ञ में विघ्न डालना नहीं चाहिए, तो वो सारे दे दिए कि भाई कर लो। और कुल मिला के सामंत किसानों के पास ही चला गया, तो किसानों के सामंत के बीच में समझौता हो गया, सामंत ने उनकी ज्यादातर बातें मान ली। तो 15 मार्च 1935 को इनके बीच में समझौता होता है। दो बड़े नेता आए थे समझौता करवाने के लिए, एक सर छोटू राम चौधरी, पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता हुए थे, क्या नाम था, और एक रतन सिंह जी, क्या नाम है। तो कौन कौन दो नेता, सर छोटू राम चौधरी और इनके प्रयासों से कब समझौता हुआ, 15 मार्च 1935। लिखो 15 मार्च 1935 ईस्वी को। on 15th मार्च 1935 एडी, 15 मार्च 1935 ईस्वी को सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने, सर छोटूराम चौधरी एंड रतन सिंह, सर की उपाधि मिली हुई थी भाई उनको ना, अंग्रेज उपाधियां देते सर की। सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने, सर छोटूराम चौधरी एंड रतन सिंह, सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने किसानों तथा सामंत के बीच समझौता करवा दिया था। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड फार्मर्स, किसानों तथा सामंत के बीच समझौता करवा दिया था। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड एंड फार्मर्स, सामंत तथा किसानों के बीच समझौता करवा दिया था। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड फार्मर्स। ठीक है, नेता लिख लो, रामनारायण जी उन पे रोक लग गई थी, तो बाद में अलग अलग कई नेता आए थे यहाँ पे, लिखो नेता, आंदोलन के नेता। एक बड़े नेता थे सरदार हरलाल सिंह, सरदार तो लीडर को हमेशा सरदार कहते हैं भाई, जैसे वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार उपाधि लगी हुई है, वैसे अपने इनके आगे लगी हुई है सरदार हरलाल सिंह। 1901 में झुंझुनू में गांव पड़ता है हनुमानपुरा, कौन सा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लिखो 1901 ईस्वी में 1901 एडी हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था, झुंझुनू में जगह पड़ती है। ही बॉर्न एट हनुमानपुरा, हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न एट हनुमानपुरा, कहां पड़ता है हनुमानपुरा, झुंझुनू, हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न एट हनुमानपुरा। इन्होंने झुंझुनू के अंदर एक संगठन बनाया था विद्यार्थी भवन, क्या बनाया कि भाई आंदोलन से किसको जोड़ लो, विद्यार्थियों, लिख लो। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही फाउंडेड विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू, झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही फाउंडेड विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू, झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही फाउंडेड विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू। यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। ये जो विद्यार्थी भवन है ना, यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट।
यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। दूसरे नेता लिखो, नेतराम सिंह गोरीर। गोरीर, गोरीर गांव का नाम। पन्ने सिंह बाटड़ा नाउ। मास्टर चंद्रभान। नरोत्तम लाल जोशी। क्या क्या नाम बताओ देखिए। नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटेड़ा नाउ, मास्टर चंद्रभान और नरोत्तम लाल। ये जो नरोत्तम लाल जोशी थे ना, इन्होंने वहां एक आंदोलन और चलाया था, आप लिख लो फिर मैं समझाता हूं। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। कौन सा आंदोलन चलाया था? शेखावटी जकात। किसने? नरोत्तम लाल जोशी। सुना दो क्या था। सिक्कर में एक नया टैक्स लगाया गया था, जकात टैक्स। कौन सा लगाया गया? इस टैक्स का मतलब यह था कि यदि सिक्कर से बाहर यदि आप अपनी फसल बेचते हो या फसल के लिए सिक्कर से बाहर से बीज लेके आते हो तो आप पे टैक्स लगाया जाएगा। वो कौन सा होगा? कुल मिला के खाद्यान्न का आयात या निर्यात सिक्कर से बाहर नहीं किया। आपको यहाँ की चीज यहीं से खरीदनी पड़ेगी, यहीं पे क्या करनी पड़ेगी? बेच। यदि यहाँ से बाहर से खरीदते हो और बाहर से बेचते हो तो आप पे कौन सा टैक्स लगेगा? तो फूड ग्रेन पे, खाद्यान्न पे, बाहर खरीद बिक्री पे जो टैक्स लगाएगा उसका नाम क्या था? जकात। इसके खिलाफ जो आंदोलन चला उसका नाम क्या हो गया? शेखावटी जकात। याद रहेगा? कोई पूछेगा शेखावटी जकात आंदोलन किसने चलाया था? नरोत्तम लाल जोशी। आप आगे राजस्थान की पॉली टीम पढ़ोगे। ये नरोत्तम लाल जोशी आगे चलकर राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। झुंझुनू के पहले एमएलए थे, उसके बाद ये राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो राजस्थान विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। आजकल स्पीकर कौन है? सीपी जोशी। कौन है? अल्लाह रहम करे इन बच्चों पे। क्या करते हो ऐसे कि तुम्हें राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष नहीं पता है? क्या सोच के तैयारी करने के लिए? इतना नॉर्मल सेंस तो रहना चाहिए ना। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? मुझे लगता है विपक्ष का नेता है। मैंने अभी बताया गुलाब चंद कटारिया, तो आपको पता चला है? मैं ना जूते मारूंगा उठा के। राजेंद्र राठौड़ मेरे मुंह पे कह रहा है गलत है सर, और किसी को मत बताना जाके, है ना? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? वो उपनेता है। एक विपक्ष का नेता होता है, एक उसके नीचे डिप्टी और होता है, उपनेता है। तो राजेंद्र राठौड़ उपनेता है और गुलाब चंद कटारिया क्या है? आई समझ में? और स्पीकर कौन है? कौन है? सीपी जोशी। इतना याद नहीं रखते यार, फिर क्या क्या याद करते हो? भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? नरेंद्र। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम। और राज्यसभा के अध्यक्ष? अरे राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप। तो पहली बार ऐसा है कि राज्यसभा लोकसभा में दोनों में चेयर पे राजस्थानी बैठते हैं। ओम बिरला अपने राजस्थान के,
वो भी अपने। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड। कहाँ की थी? तू तो बोल ही मत रहा, गलत ही गलत बोलता है सारा का सारा। हाँ। कुछ चीजें कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको आनी चाहिए, है ना? ये पढ़ाने वाली चीजें नहीं है। यदि आप सोचो कि आपको कोई लोकसभा बताए, राज्यसभा बताए, विधानसभा बताए क्या होती, तो बहुत गलत बात। और यदि आरएस की कोचिंग में ये सब चीजें बताने लग गए, तो फिर तो ये कोर्स 18 नहीं 36 महीनों में होगा, है ना? कोचिंग करवाते समय हम ये मान के चलते हैं, इतना तो इनको आता ही है। हालांकि वो हम कहते हैं कि भाई हम जीरो से शुरू करते हैं, पर नेगेटिव से तो नहीं शुरू हो सकता ना, है ना? आप तो पाताल में हो, आप तो करो सर निकालो नीचे चलो सर, रस्सी फेंको, तो बाहर आऊंगा। जीरो पे तो हुई नहीं सर मैं। अच्छा, आपने कोर्स जीरो से शुरू किया था? मैं सर नीचे हूं, पहले जीरो पे लाओ सर मेरे को, बाद में आगे कोर्स बात करते हैं। इसलिए और कुछ ही नहीं करना, अखबार ढंग से पढ़ा करें। यदि आप सिविल की तैयारी करते हैं, डेली यदि अपडेट नहीं रहते हैं, डेली की न्यूज आपको पता नहीं है, तो धूड़ है आपकी तैयारी, इसलिए आप कुछ नहीं पढ़ते। तो अखबार डेली पढ़ना है, अखबार डेली शाम को पढ़ना है। सुबह सुबह कोई अखबार नहीं पढ़ेगा। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं कलेक्टर साहब। तो आप जब कलेक्टर लग जाओ तब तो सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ लेना, वरना सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आवश्यकता। तो अखबार कब पढ़ना है? रात को, खाना वाना खाने के बाद। और अखबार आपके लिए अखबार नहीं होना चाहिए, अखबार आपके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसलिए जब अखबार पढ़ने बैठे तब साथ में अपना पेन और कॉपी लेके बैठे, रजिस्टर लेके बैठे। और आपको लगेगा यार ये न्यूज मेरी याद नहीं रहेगी, या काम की न्यूज है, उनको लिखें, उनको लिखने की हैबिट डालें। हो सके तो अखबार को पिछले पन्ने से शुरू करें। लास्ट से सेकंड लास्ट जो पन्ना होता है उसके ऊपर लिखा होता है देश विदेश। क्या लिखा होता है? उसको बहुत अच्छे से पढ़े। उसमें क्या बाहर की न्यूज होगी, बाहर की न्यूज होगी तो उन शहरों के नाम होंगे। तो आप ज्योग्राफी आगे पढ़ोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको मजा आएगा कि आपको यदि 4 नाम पहले से पता होंगे। आपने यदि कोई देश का नाम देखा और उस देश के बाद में राजधानी भी साथ में लिखी हुई होती है, आप जब बाद में पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार यहाँ पे तो एक घटना अभी मेरे अखबार में लिखी हुई है, मैं इस घटना के बारे में जानता हूँ। तो आप थोड़ी चीजें जानेंगे। फिर उस देश विदेश वाले में एक तो देश का नाम होगा, फिर किसी शहर का नाम होगा, फिर वहां के किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, किसी बड़े आदमी का नाम होगा। 2 आदमियों के नाम याद होंगे आपको, यार फलाने देश का प्रधानमंत्री कौन है, उस देश का मंत्री कौन है, याद रहेगा। और उसके तो बाद में कोशिश किया करो आपके रूम के अंदर तीनों मैप लगे हुए होने चाहिए, इंडिया का, वर्ल्ड का, राजस्थान का। और आपने देश विदेश वाले में जितने उस दिन देश देखे, उन देशों को मैप में देखने की कोशिश करो कि ये देश कहाँ का है। तो आपके जब आगे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें, और पढ़ने में मजा आएगा। और मैप तो वैसे भी याद होना चाहिए, ऐसा कोई बंदा तो होना ही नहीं चाहिए जिसको मैप याद ना हो। मैप याद नहीं होना अपने आप में हानिकारक है। तो यूं मैप तो डेली कोशिश किया करें। अब ज्योग्राफी शुरू होगी, मैम थोड़ा थोड़ा बता भी देंगे, बाकी यूं डेली शुरू करना। आज ही घर पे जाके देखना नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका का मैप देखना। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप में अपने क्या क्या देखेंगे, तो केवल देश देश देखो कि यार कौन कौन सा देश है यहाँ पे। तो यूं देखना शुरू कर दो कि भाई ये ऊपर लिखा हुआ है कनाडा, फिर लिखा हुआ है यूएस, फिर लिखा हुआ है मैक्सिको, फिर एक लंबी सी यूं पट्टी दे रखी है, उस पट्टी के अंदर कई देश है। उसमें है कोई पनामा है, कोई कोस्टारिका है, कोई होंडुरास है, कोई अल सल्वाडोर है, कोई ग्वाटेमाला है। तो उसमें अलग अलग देशों के नाम होंगे। फिर इधर साइड के अंदर छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, एक पे लिखा होगा लेसर एंटिलीज, एक पे लिखा होगा ग्रेटर एंटिलीज। उनमें देखोगे उनमें आएगा त्रिनिदाद एंड टोबैको, उनमें लिखा है क्यूबा, ऐसे छोटे छोटे, कोई डोमिनिको, ऐसे अलग अलग प्यूटरिको, ऐसे अलग अलग देश बने होंगे। आप उनको देखने की कोशिश करो। बाद में कभी जब आप अखबार के अंदर देखोगे कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री ने कहा, तो आपको दिमाग आ रहे ये तो छोटा सा लटक रहा है उधर साइड में वो है, तो आपको पता चले। बाद में कभी आया कि अमेरिका ने कहा कि मेक्सिको की तरफ से हमारे देश में कोई नहीं आ सकता, तो आपके दिमाग में आएगा अमेरिका और मेक्सिको की सीमा लगती है, और इसका मतलब मेक्सिका वाले मंगते उधर चले जाते होंगे अमेरिका की तरफ, इसलिए अमेरिका ने कहा कि इसमें भुखड़ों की कोई भी इधर आवश्यकता। तो आपकी चीजें समझ में तो आए। ऐसे कैसे जब आप साउथ अमेरिका देखोगे तो उसमें देख देखोगे ये नीचे लिखा हुआ है अर्जेंटीना, फिर ये चिल्ली, ये उरुग्वे, ये प्रागवे, ये ब्राजील, ऐसे पूरे देश, और याद हो जाते हैं। मैं मत वही कहता हूँ कि आप वाले बच्चों में तो क्या हमारी थोड़ी भागम भाग रहती है कि यार आपके वैकेंसी का अंडर रहता है कि वैकेंसी आ जाएगी, आपको कोर्स भी करवाना है, 18 महीनों में कोर्स करवाना है। हालांकि 18 में होता ही नहीं, वो 19 ही ले लेता है महीने, पर फिर भी हमारा कोशिश रहता है कि 18 में करवा दें। बाकी वो 3 साल बड़ा बैच है, उसमें मैंने जब शुरू किया था तो मैं उनको हमेशा कहता कि मैं तुम्हें घंटे भर तो राजस्थान जी की पढ़ाऊंगा, बाकी अपने आधे घंटे यूं इधर उधर की बकवास ही करेंगे। तो उन्होंने कहा सर ये घंटा कर लो और आधा घंटा पढ़ा लिया करो, बकवास थोड़ी ज्यादा कर लिया करो, उधर काम की चीजें ज्यादा है। तो मैं बकवास ज्यादा करता था, पढ़ाता थोड़ा कम था। तो क्या किया जाए, तो मैंने उनको ये कहा था कि मैप रीडिंग करेंगे। तो उस बैच में कई बच्चों के दुनिया के सारे देश याद है,
कि मैप रखा जाए उनके सामने और कोई भी एक देश का नाम ना लिखा जाए, खाली मैप रख दिया जाए, वो बता देंगे सर ये यूं नीचे से पूरे शुरू कर दे, सारे ये देश है। कई बच्चों ने उनकी राजधानियां याद की, धीरे 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 सारी चीज हो जाती है। फिर जब आप ज्योग्राफी में आगे पढ़ते हो तो आपको समझ में अच्छे से आता है। फिर जब आप अखबार भी पढ़ते हो तो आपकी चीजें क्लियर होती है ज्यादा। ये बातें कोई नहीं सिखाएगा, खुद करनी है। कि भाई ये यदि कहा जाए कि नहीं कुछ सिखाएगा और उससे करने से ना, मरे बिना स्वर्ग को नहीं, मरने के स्वर्ग के लिए खुद मरना पड़ता है। तो ये डेली किए जाए। तो अखबार का देश विदेश वाला पन्ना पढ़ा जाए। विजय सर इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, 10-15 दिन हो गए इकोनॉमी पढ़ते हुए, अब थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आएगी इकोनॉमी, इसलिए उसका इकोनॉमी वाला पेज, देश विदेश के बाद देश विदेश के बाद है खेल वाला, खेल वाला बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, पूरा पढ़ा जाए। यदि आप इस एज के अंदर है और आप नहीं जानते कि इन दिनों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है उसमें कौन जीत रहा है कौन नहीं हारा है, तो ये बहुत बुरी बात है ना। कि जोकोविक जीत रहा था और जोकोविक ने सामने सिटपिटास को कितने गेम में कैसे हरा दिया था, तो आप अच्छा नहीं खेल, आप अच्छा नहीं पढ़ रहे। यदि आप नहीं जानते कि सानिया मिर्जा अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम खेल रही थी, रोहन बोपन्ना की जोड़ी उसके साथ में थी, और सानिया मिर्जा इससे पहले फलाने फलाने और 2 ये मेडल जीते थे, महेश भूपति के साथ में जीता था, एक उस ब्रूनो के साथ में जीता हुआ था, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते। ये चीजें पता होनी ही चाहिए, ये इनबिल्ट है। ये मैं आपको कि सर ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन। कई चीजें इसलिए याद होनी चाहिए कि वो सबको याद होती है। जो ज्ञान दुनिया में बाकी लोगों को है वो ज्ञान अपने पास में भी होना चाहिए। वो वाला पेज पढ़ा, खेल वाला पेज पढ़ा, क्रिकेट वाला कल अंडर 19 में अपने जीते, लड़कियों वाले में जीते, उन लड़कियों के नाम वगैरह होने चाहिए याद। आजकल वहां से क्वेश्चन उठ उठ के आते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप अभी भी खत्म हुआ है, उसकी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। फीफा का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, फीफा की जानकारी अपने पास होनी चाहिए। और दुनिया में कहाँ कहाँ कौन सा गेम चल रहा है पता चलेगा आपको कि यार क्रिकेट अपने खेलते हैं, बाकी दुनिया बाकी गेम ही खेलती है। बाकी दुनिया क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। अपने क्रिकेट खेलते हैं इसलिए अपने न्यूज भी क्रिकेट की आती है, इसलिए हॉकी का वर्ल्ड कप खत्म हो गया अपने कुछ ही नहीं पता। ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता था अपने झूम रहे होते इधर उधर, है ना। वरना अपने देश में हॉकी वर्ल्ड कप की हमने मेजबानी की और हमें इसके बारे में कोई भी जानकारियां नहीं कि कब अपने 7वें स्थान पे रह गए और कब खत्म हो गया। वो हमारा राष्ट्रीय खेल है, हॉकी क्या है हमारा राष्ट्रीय खेल, और उसमें ये हालात हो रखे हैं हमारे। अच्छा, उसके बाद इधर इकोनॉमी वाला पेज आएगा, इकोनॉमी पेज पढ़ा जाए। फिर उसमें एक पेज आएगा संपादक की, या ऊपर लिखा होता अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, भास्कर पत्रिका, दोनों कोई अखबार पढ़ो उनमें वो जो पेज आता है उस पेज को बहुत अच्छे से देखा जाए, वो पेज पढ़ा जाए आपके द्वारा। उसके बाद में आप इधर डायरेक्ट जो मेन पेज पढ़ लो। मेन पेज में एकदम पॉलिटिकल न्यूज हो वो मत पढ़ो, पूरी पॉलिटिकल। जैसे ऐसी न्यूज नहीं आती कि भाई ममता बनर्जी ने कहा मोदी राक्षस है ना, मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी देते हैं। तो ये सवाल कभी नहीं आना कि मोदी ने ममता बनर्जी को कहा था देते राक्षस दानव और असुर, है ना। ये सवाल तो आना, ये छोड़ दी जाए। जो गवर्नमेंट के सवाल हो वो, सॉरी गवर्नमेंट की कोई न्यूज हो वो पढ़ ली जाए। देखो न्यूज आएगी कि झारखंड सरकार ने फलाना बिल पेश किया, तो कौन सा बिल है क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपको आएगी भाई उड़ीसा के अंदर हॉकी का वर्ल्ड कप संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री ने ये कहा, इस बहाने ये तो याद हुआ कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और बेसिकली मत कहूंगा उन उन 7 राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारियां जुटे जाए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। यदि विडंबना है कि आपकी पूरी क्लास बैठी होगी, आप में से कोई सिंगल बंदा उन 7 राज्यों के 7 मुख्यमंत्री बता दे। बोला सरनाटो है, फिर हम कहते हैं कि वो हमारा अभिन्न अंग है। हमने भारत का मतलब कल नॉर्थ इंडिया मान लिया है। इसलिए मैं अभी आपको पूछूं यूपी का मुख्यमंत्री आप टपाटप बताओ, है एमपी का मुख्यमंत्री बता दो, हरियाणा का बता दो, पंजाब का बता दो, दिल्ली वाला तो हर किसी को ही पता है ना। सब मुख्यमंत्री पता है। जबकि उधर वो छोड़ो, मैं तो हमेशा कहता ही हूं कि वो 7 मुख्यमंत्री छोड़ दो आप, तो उन 7 में कोई 7 आदमी नाम जो अलग अलग राज्यों के वो नहीं पता अपने को। कोई कहता सर मैं पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखता तो मेरा है ही नहीं, तो 7 अलग अलग फील्ड के बता दो कि 7 आदमी होने चाहिए जो अलग अलग फील्ड के हो, 7 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, नहीं पता हमको। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझ है, वो हमारे देश का अंग है। क्या आपको नहीं लगता कि आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है ऐसी बातें? यार हमारा देश नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है। आप में से कई सोच रहे हैं सर पहले तो 7 राज्य कौन से वो बताओ वो भी तो पता होने चाहिए सर, कब कह रहे हो 7 हमें क्या पता सर 7 कौन से। 3 ही बोले आपने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और कौन सा है सर उधर? तो प्लीज आप घर पे जाके देखना, वो 7 सिस्टर्स है, 7 राज्य। उधर कितने राज्य है? 7 राज्य। सिक्किम अलग आ जाता है उधर, बाकी वो 7। सिक्किम बाद में हमारे देश में मिलाया हुआ है, पहले रक्षित राज्य हुआ करता था हमारा, तो सिक्किम छोड़ दो बाकी 7 हो। सिक्किम समेत मिलाओगे तो उधर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये कुछ बातें पता ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इनके बारे में जानकारी नहीं हो। आप पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखते तो भी ये पद तो याद रहने चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष कौन, विधानसभा का कौन, राज्यसभा का कौन है, महासचिव कौन बने इनके अंदर, मंत्री कौन है,
और ये तो आपने नहीं किया कभी, हमें तो 10th क्लास तक यार स्कूल में याद करवाते थे कि 5-5 7-7 तो मंत्री याद रहने चाहिए। तो ये किया करो, इनमें इंटरेस्ट रखा करो, ये चीजें अच्छी होती है। जिन लोगों का मैंने नोटिस किया है, जिन लोगों की ये जानकारियां अच्छी होती है वो पढ़ाई में भी अच्छे होते है ना। कोई ये भी आगे कह सकता है कि नहीं नहीं ये पढ़ने से काम तो आता नहीं सर, फिर पढ़ाई वाला माहौल खराब हो जाता है हमारे, फिर वो पॉलिटिक्स की बातें चलती रहती ना। मेरे याद रहती थी हमेशा ये चीजें, खूब याद रहती थी। मतलब मेरे को 2000 के बाद में अपने देश में जो भी घटनाएं हुई होगी वो सारी याद, बड़ी घटनाएं। कोई माइनर किसी राज्य में होके रहेगी पता नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई भी सिनेरियो चेंज हुए होंगे वो ज्यादातर मुझे पता है, खेलों में कोई सिनेरियो आए होंगे वो ज्यादातर मुझे पता है। खेलों वाले तो दुनिया के पता होंगे कि यार फुटबॉल के अंदर कौन जीता था, कौन हारा था, किस गेम में क्या हुआ था, मोटी मोटी बातें सारी पता है। भले ही मुझे फुटबॉल के लिए नहीं आती, क्रिकेट की बातें क्रिकेट में खेलता भी था थोड़ा बहुत, तो क्रिकेट की खूब सारी जानता था। पॉलिटिकल अपना पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हमारे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं, पर मजा आता उस पेज को पढ़ने के अंदर। तो अब तो मैं फिर भी इधर थोड़ा बिजी हो गया। मैं आप वाली लाइफ में था ना, तब मैं राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होते तो 200 विधानसभा के 400 कैंडिडेट को मैं नाम जानता कि बीजेपी से 200 कौन लड़ रहे हैं, कांग्रेस से 200 कौन लड़ रहे हैं, और कहां निर्दलीय कहां कहां बड़े रहेंगे। और ये रहना ही चाहिए। थोड़ी बहुत इस प्रकार की चीजें होती हैं तो हमेशा यूं कॉन्फिडेंस रहता है जी। आप 4 लोगों के बीच में कहीं बैठ के बातचीत करते हैं, किसी को बात बताते हैं, वो उसको लगता है अरे यार तू ये जानकारी भी रखता है, इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है, दूसरी चीजें अपने आप तैयार रहती। तो पढ़ोगे, आइंदा से नहीं होना चाहिए राजेंद्र राठौड़। क्या हो रहा है सर आप? गलत हो, कॉन्फिडेंस गजब है तेरे में बिना उसके। चलो मेरे धोड़े आगे रहे, अब क्या गलत होऊंगा और क्या सही होऊंगा। लिखो, कौन सा लिखा? शेखावटी जगह था, किसने चलाया था? तो नरोत्तम लाल जोशी क्या थे अपने राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष, और सीपी जोशी अपने राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। मतलब पहले भी जोशी जी, अब भी तेरे नाम से शुरू। अच्छा, 2-3 घटनाएं हुई थी, क्या क्या घटनाएं, उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसी के अंदर लिखना, शेखावाटी किसान आंदोलन की 2-3 घटनाएं। लिखो, एक कटरा थल सम्मेलन, कटरा थल कॉन्फ्रेंस। कटरा थल सिक्कर में जगह, पच्चीस अप्रैल 1934। कब हुआ था कटरा थल सम्मेलन, बताओ देखिए। 25 अप्रैल 1900। कटरा थल सिक्कर में एक जगह नाम पड़ता। महिलाओं का एक सम्मेलन था, लगभग 10,000 महिलाएं इसके अंदर इकट्ठी हुई थी। लिखो, इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन ज्वाइन दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन ज्वाइन दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन ज्वाइन दिस कॉन्फ्रेंस। क्या कारण रहा होगा, लिखो कारण। यहाँ एक ठिकाना था, उसका नाम था सीहोट। क्या नाम था? सीहोट के एक सामंत थे, उनका नाम है मान सिंह। सीहोट के सामंत का नाम क्या था? उसने महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया था, महिलाओं के साथ में बदतमीजी की थी। एक जगह का नाम पड़ता है सोतिया का बास। कौन सी जगह? इस सोतिया का बास नाम की जगह पे मिसबिहेव किया, किसने? कहां के सामंत? कहां पे मिसबिहेव किया? लिख लो, लिखो कारण, फिर रीजन लिख के बराबर लिखो। सोतिया का बास नामक स्थान पर, एट प्लेस नाम सोतिया का बास। सोतिया का बास नामक स्थान पर, एट प्लेस नाम सोतिया का बास। सोतिया का बास नामक स्थान पर, एट प्लेस नाम सोतिया का बास। सीहोट के सामंत मानसिंह ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। सीहोट शुड लॉर्ड मानसिंह मिसबिहेव्ड वीमन। सीहोट के सामंत मानसिंह ने
महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। सीहोट शुडल लोड मान सिंह मिसबिहेव्ड वीमन। सीहोट के सामंत मान सिंह ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। सीहोट के सामंत मान सिंह ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। सीहोट शुडल लोड मान सिंह मिसबिहेव्ड वीमन। इसकी जो महिलाओं की अध्यक्षता करते हैं उनका नाम था किशोरी देवी। लिख लो अध्यक्षा, चेयरवुमन किशोरी देवी। चेयरवुमन या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। अध्यक्षा कौन थी? किशोरी। और इनके में जो चीफ स्पीकर थी, मुख्य वक्ता, उनका नाम था उत्तमा देवी। चीफ स्पीकर जो है उनका नाम क्या है? उत्तमा देवी। मुख्य वक्ता, चीफ स्पीकर। तो इस सम्मेलन में अध्यक्षता तो किसने की? किशोरी देवी। और भाषण अच्छा किसने दिया? कौन से सम्मेलन में? जो कि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934। कहां पे हुआ था? कटराथल नाम की जगह पे। कटराथल कहां पड़ता है? कितने हजार महिलाओं ने भाग लिया? बड़ी बात है। आज के 80 साल पहले 10,000 महिलाओं को अपने घर की चार दीवारी को तोड़कर बाहर आना बहुत बड़ी बात है ना। मैं कहता हूं आज आप जयपुर के अंदर रैली करवा दो मोदी जी की, तो मोदी जी की रैली होगी तो बीजेपी वाले 1 लाख लोग तो आ ही जाएंगे। आप कांग्रेस के बड़े नेता के भाई राहुल गांधी की, सचिन पायलट की, इनकी रैली करवा दो, इधर भी लाख लोग बेड़े कर लेंगे, ये भी इकट्ठे कर लेंगे अपने भाई। 1 लाख लोग इनके इकट्ठे हो गए, 1 लाख लोग उधर इकट्ठे हो गए। फिर भी आप उन 1 लाख इकट्ठे लोगों में से देख लो 10,000 महिलाएं नहीं होगी। जबकि आज संचार के साधन है। आज महिलाओं में उतनी पाबंदियां नहीं है जितनी पाबंदियां पहले हुआ करती थी। आज महिलाएं खुद पॉलिटिकली अवेयर रहती है, पॉलिटिक्स के अंदर महिलाएं भी रुचि रहती है। महिला मोर्चा होता है सब पार्टियों का, उसके बावजूद 10,000 महिलाएं इकट्ठी नहीं है। तो आज के 80 साल पहले 10,000 महिलाओं का इस प्रकार घर से बाहर निकल के आना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि यार कुछ आंकड़े एग्जेजरेट हो जाते हैं, कि थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। 10,000 तो क्या ही आई होगी, थोड़ा बढ़ा के लिख दिया। तो मैं कहता हूँ 5,000 आई होगी, 5,000 नहीं तो 2,500 आई होगी, 2,500 मतलब 1,500 ही आई होगी, तो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा मैं भारत में पहली बार देख रहा हूं कि महिलाएं अपनी समस्या के लिए खुद बाहर आई। वरना भारत में रिवाज आज दिन तक ये है, महिलाओं के सम्मान में सारे पुरुष मैदान में। भाई आपने टोटल ये है ना। और किसी भी वर्ग का तब तक भला नहीं हो सकता जब उस वर्ग के अंदर से लीडरशिप ना आए। महिलाओं का यदि आज दिन तक भला नहीं हुआ, उसका एक बड़ा रीजन है कि महिलाओं के अंदर लीडरशिप नहीं है। इसलिए आज दिन तक महिलाओं की नेतागिरी पुरुष कर रहे हैं। तो महिलाओं की नेतागिरी पुरुष करेंगे तब तक महिलाओं का भला। कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पुरुष लाते हैं बिल, फिर पुरुष उसका विरोध करते हैं। महिला कहां है इसमें? 50% आबादी के लिए जो बिल आना चाहिए, उस बिल की नेतागिरी सारी किसके पास में? पुरुषों के पास में आ रखी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने साल पहले महिलाओं का इस कदर अपने घर के चार दीवारी को तोड़ के बाहर आना, अपनी समस्याओं के लिए खुद बाहर निकलना। मुझे लगता है इन महिलाओं को भी पुरुषों ने कहा होगा कि तुम रुको, हम लेंगे बदला। इन्होंने कहा तुम बैठो, देख ले हम अपने हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो मैं अक्सर वो एग्जांपल देता हूँ क्लास में कि जब ये मॉक इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं हम, तो मॉक इंटरव्यू में इन बच्चियों से क्वेश्चन पूछते हैं। आरएस के मॉक इंटरव्यू चलते हैं तो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपकी आदर्श महिला कौन है। लड़कियां जो भी आती है उनसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आपकी आदर्श महिला कौन है। और लड़कियां इधर सोच के जवाब देती है मम्मी। तो मम्मी में सोचना क्या है? मम्मी तो आदर्श है तो है। तो फिर अगला इंटरव्यू लेने के बाद जी 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 मम्मी सबकी आदर्श होती है, हमारी भी आदर्श है मम्मी। और बताइए थोड़ा सा, और कौन आदर्श है आपका? तो थोड़ा सा सोच के बाद में के दादी, दादी भी दादी जी 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 दादी जी क्या, जैसे क्या क्या सीखते हैं आप दादी से? सर संघर्ष, बहुत संघर्ष किया सर उन्होंने। अच्छा, जैसे क्या क्या संघर्ष किया? सर वो घर के काम भी करते, सारे करते ही हैं काम। तो अगला और कहता है कि थोड़ा और, तो और भी आ जाता था। सर इंदिरा गांधी, वसुंधरा राजे सिंधिया, ममता बनर्जी, ऐसा कोई पॉलिटिकल फिगर नाम यूज में लेने लग जाते हैं आप। मुझे लगता है यार कोई पूछे किसी लड़की से कि आपके आदर्श महिला कौन है, किशोरी देवी नाम में क्यों नहीं आता? क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू वाले को बताते हो कि मेरी आदर्श महिला किशोरी देवी है, अगले का अगला सवाल होता है ये कौन है? वो भी तो नहीं जानता। बड़ी बात है। तो आपका जो सर कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता थी, अगला सवाल है कटराथल सम्मेलन कब हुआ, क्या था? तो आपका सवाल है सर 20 जनवरी 1900 सॉरी है
25 अप्रैल 1934 को कटराथल सीकर में एक जगह है, वहां पर एक 10,000 महिलाओं का सम्मेलन था। अगले वापस सौभाग्य चलो 10,000 इतने मिला आपको? जी सर। क्यों? इधर सीहोर के सामंत मान सिंह ने महिलाओं से मिसबिहेव किया था, उसके खिलाफ महिलाएं विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठी हो गई थी। इवन इसकी मुख्य वक्ता तो उत्तमा देवी थे, जो भरतपुर से आए थे। ये जो उत्तमा देवी है कहां के थे? भरतपुर के। भरतपुर से भाग लेने के लिए। अरे लिखना नहीं है, सुनो रे, इतना काम का होता तो मैं पहले लिखवाता। फिर आपके क्या, आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है अच्छे नोट्स तैयार करना तथा अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना, ताकि अगली पीढ़ी ये गर्व के साथ कह पाए कि क्या बाप दादे थे हमारे, है ना, जिन्होंने वो अमूल्य धरोहर हमें दी। केवल 94,000 रुपए में ऐसे नोट्स तैयार किए जो अगली 7 पीढ़ियों तक हमारे काम आ सके। ये धरोहर को संजो के रखेंगे। सुना कीजिए, क्लास में मास्टर जो लिखवाता है उससे भी ज्यादा काम का वो होता है जो नहीं लिखवाता है। और इस तैयारी में तो सारी चीजें वही, मतलब कहता हूँ इकोनॉमी विजय सर जब पढ़ाते हैं तो उनकी सारी बातें सुनाई कीजिए, मत लिखा कीजिए, बैठे रहा कीजिए। भले नोट्स मिलते हैं, नोट्स सब को उठा के पढ़ लेना, क्या पढ़ा है ऐसा नोट्स में, क्या लिखवाया उन्होंने। पर वो जो एग्जाम्पल होते हैं, जो बातें होती है, वो ज्यादा सुनने की होती है, उससे दिमाग में आइडियाज बनते हैं, उससे दिमाग में 4 चीजें और आती है। पर आपका उद्देश्य रगड़ दें कॉपी जैसे तैसे करके। तो आप अगले को वापस बता सकते हैं सर 10,000 महिलाएं थी, इवन उनकी मुख्य वक्ता तो भरतपुर से आई थी। अगले का वापस सवाल होता है कि अरे इतनी सारी महिलाएं कैसे इकट्ठी हो गई? कितने सवाल उभरते हैं। वरना जैसे आप कहते हो कि आपके आदर्श महिला कौन, आप कहते हो मम्मी, क्या पूछ लेगा आपकी मम्मी के बारे में अगला? भाई वो पूछेगा भाई कैसे मम्मी ने किया, तो आप कह सकते हो कि सर भाई परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मम्मी ने पढ़ाया भी था, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने हमें एनकरेज किया था। गुड गुड, खत्म। आगे आगे क्या सवाल बनता है? इंटरव्यू अच्छा वह होता है जब आपने जो जवाब दिया उससे सवाल निकल जाए। 2 तरीके हैं, या तो अगले ने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, उसमें से सवाल निकले, तो वो क्या करेगा, आपके जवाब में से सवाल निकले। यदि आपके जवाब में से सवाल निकल रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी जाल में है, वो भटक नहीं रहा है इधर उधर। और जैसे ही आपने कहा कि आदर्श महिला मम्मी है, तो उसने मम्मी पे एक आधा सवाल पूछा, फिर उसने अगला सवाल अपने हिसाब से पूछेगा, अपने हिसाब से पूछेगा इन दिनों में युगांडा में क्या चल रहा है बताओ देगी। मुझे क्या बता युगांडा में क्या। अगले के दिमाग में कुछ भी आएगा ना बाद में, वरना अपने जाल के अंदर रखा जाए। आप 10 चीजें बता सकते हैं उसको। मैं और बात बताता हूँ भाई, शेखावाटी में इतनी 1000 महिलाओं का निकलना भी तो एक बड़ी बात। इसका कारण वापस मैं पुनः उसी कारण पे आता हूँ, ये आर्य समाज का प्रभाव। किसका प्रभाव है? भारत में जितने समाज सुधारक हुए आपके, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें किसी ने ढंग से असर दिखाया, वो एकमात्र आदमी दयानंद सरस्वती। बाकी सब किताबों के हीरो है कि किताबों में छप गए इसलिए हमने याद कर लिए, बाकी का जनता पे उस समय तो असर नहीं था कम से कम, कि जन जन तक यदि असर यदि किसी आदमी ने छोड़ा था तो वो आदमी कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती लगातार नॉर्थ इंडिया में घूम घूम के कह रहे थे कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। किसकी तरफ लौटेंगे? वेद। उनके मरने के बाद भी आर्य समाज बहुत प्रभावित था इस दिशा में और वेदों की बातें कर रहा था। और वो कह रहे थे वेदों में जो लिखा वो सब सच है, और वेदों में लिखा वैसा हमें मान लेना चाहिए। वेदों में लिखा है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, इसलिए हम लड़कियों को पढ़ाएंगे। इसलिए शेखावाटी में गर्ल्स एजुकेशन बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए आज भी गर्ल्स एजुकेशन शेखावाटी में सबसे अधिक है। वो कह रहे थे कि यार हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, इसलिए अब भी महिलाओं को पर्दा करना नहीं। तो पर्दा प्रथा शेखावाटी में बहुत जल्दी समाप्त हो गई। और शेखावाटी में बेसिकली जाटों के अंदर पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, दहेज, ये इतनी जल्दी समाप्त हुई शेखावाटी में जिसकी कोई हद नहीं। तो ये अब जाके फिर मैं देखता हूं कि 2000 के बाद शेखावाटी में वापस मृत्यु भोज और दहेज शुरू हो गए। शो ऑफ के चक्कर में लोगों को एक दूसरे को देख देख के करने शुरू कर दिए, वरना 2000 से पहले न तो मृत्यु भोज थे ना कोई दहेज थे, सारी चीजें समाप्त थी। तो ये समाज सुधार के प्रयास सबसे अधिक जाटों के अंदर हुए थे, शेखावाटी के अंदर हुए थे, ये आर्य समाज का प्रभाव था, इसलिए इतनी महिलाएं इकट्ठी हो गई। वरना पूरे भारत में एग्जाम्पल नहीं है आपके पास, क्या पूरे भारत में कहीं बता सके कि इतनी सारी महिलाएं अपनी समस्या के लिए, केवल महिलाओं की समस्या के लिए महिलाएं बाहर आ गई? यूं हो जाएगा कि भाई गांधी जी की रैली थी, देश की आजादी की रैली थी, उसमें 700 महिला आ गई, 1000 महिला आ गई, 1500 महिला आ गई। महिलाओं की समस्या, महिलाओं का इकट्ठा होना, महिलाओं की अध्यक्षता करना, पुरुष का नाम नहीं है। एक भी आप पढ़ रहे हो क्या कि फलान जी भी आए थे? फलान जी साइड में रहो, हम देख लेंगे, हमें करना आता है। तो कटराथल सम्मेलन एक एक बच्चे को याद रहना चाहिए, याद रहेगा। और अपने पास अच्छा एग्जाम्पल है। ये तो मुझे हमेशा लगता है कि अपने में सबसे बड़ी कमजोरी राजस्थान वालों में ये रही कि हमें हमारी मार्केटिंग करनी नहीं आती, वरना मार्केटिंग करनी आती है बताया जाए ना, भारत का सबसे बड़ा है भाई। और बताओ देखिए कौन से राज्य में इस प्रकार से इतनी महिलाएं आपने इकट्ठी कर ली होगी?
वरना मैं मॉडर्न इंडिया पहले पढ़ता या पढ़ाता तो मैं हमेशा नोटिस करना, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में इतने लोगों ने धरासना सत्याग्रह किया, लोग है 78, वो आपने घुसा रखे हैं उसके अंदर कि साहब सरोजनी नायडू ये कर गई थी, फलाने ये कर गए थे, हमारे वाले कर गए ना, इतने बड़े बड़े सम्मेलन करके चले गए, तो याद रहेगा कटरातल सम्मेलन। चलो और लिखो एक, इसी में एक और एक घटना पढ़ते हैं, एक कूदन हत्याकांड, कूदन मर्डर केस। कूदन गांव है सिक्कर के अंदर। कटरातल सम्मेलन कब हुआ था बताओ? 1934, ठीक है, एक साल बाद 25 अप्रैल 1935। पच्चीस अप्रैल 1900, कुदन नाम का एक गांव था सिक्कर में। अब देखो 25 अप्रैल 1935 को हत्याकांड हुआ है, किसानों और सामंत के बीच समझौता कब हो गया था बताओ? देखिए ऊपर, ऊपर लिखवाया मैंने, समझौता कब हुआ? 15 मार्च 1935। मतलब 15 मार्च को समझौता हो गया, ये हत्याकांड कब हो रहा है आपका? 25 अप्रैल, मतलब समझौते के 1 महीने 10 दिन बाद, ऐसा ही है। समझौता हो गया, समझौते का मतलब है टैक्स कम। समझौता कब माना जाएगा? जब टैक्स क्या कर दी जाए? कम। तो टैक्स कम हो गए थे, लेकिन यहां पर एक बंदा टैक्स लेने के लिए गया हुआ था, उस बंदे का नाम था कैप्टन वेब। क्या नाम था? और कैप्टन वेब कम टैक्स नहीं ले रहा था, ये उतना ही टैक्स ले रहा था जितने पहले बढ़े हुए थे। किसान इकट्ठे हो रखे, कैप्टन वेब गया, उसने कहा टैक्स दो। किस रेट से देंगे साहब? इस रेट से दोगे साहब। समझौता हो गया, महीने भर पहले समझौता हुआ था, समझौते में कह दिया टैक्स कम, उसने कहा ये अगली बार से लागू होगा, इस बार तो पुराने दो। तो वहां किसान खड़े थे, किसान मना कर रहे थे भाई हम इतने ज्यादा टैक्स आपको देंगे नहीं। तो वहां एक दादी खड़े थे, दापी देवी, क्या नाम था? और दादी ने मना किया, दादी ने कहा छोड़ो, देना ही नहीं रहे इसको। तो किसानों ने दादी के कहने पे टैक्स देने से क्या कर दिया? मना। कैप्टन वेब फायरिंग कर देता, उस फायरिंग में 4 किसान शहीद हो गए। दादी तो दापी हुए थे। लिखो, दापी देवी नामक महिला के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ वुमन नेम्ड धापी देवी, धापी देवी नामक महिला के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ वुमन नेम्ड धापी देवी, धापी देवी नामक महिला के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ वुमन नेम्ड धापी देवी, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। कैप्टन वेब ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन फार्मर्स, कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। कैप्टन वेब ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स, कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। कैप्टन वेब ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स, तथा इसमें 4 किसान शहीद हो गए। 4 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट, तथा इसमें 4 किसान शहीद हो गए। 4 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। कुंदन हत्याकांड में कितने किसान शहीद हुए? नाम बोलो दे, क्या क्या नाम है? चेतराम, टिकोराम, तुलसाराम। कौन से हत्याकांड में शहीद हुए? और इतना बड़ा हत्याकांड हुआ कि इसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, हाउस ऑफ कॉमन्स पढ़ रहे थे, वहां पर बैठ के अंग्रेजों ने वापस बात कर रहे वो सिक्कर में क्या चल रहा है। लिखो, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। दिस मर्डर केस वो डिस्कस्ड, इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। दिस मर्डर केस वो डिस्कस्ड,
एक और लिखो, जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा झुंझुनू में, बाकी जितनी जगह अभी तक पड़ी थी ये सारी कहां पर थी? सीकर में। कुदन, कटराथल, ये सारी सीकर में थी। जयसिंहपुरा मर्डर केस। इक्कीस जून 1934। कब हुआ बताओ देखिए। एक बात याद रखने वाली, वो डूंडुलोद पड़ता है, डूंडुलोद पढ़ा अभी, तो डूंडुलोद के सामंत के भाई ने यहाँ पे फायरिंग कर दी थी। याद रखने वाली बात है, ये राजस्थान का पहला किसान हत्याकांड है जिसमें हत्यारों को सजा मिली। इससे पहले वाले किसान हत्याकांड में हत्यारों को सजा भी नहीं। ये लिख लो, अपने काम की बात ये है, ये लिख लो। यह राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था। इट वॉज फर्स्ट पीजेंट मर्डर केस ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था। इट वॉज फर्स्ट पीजेंट मर्डर केस ऑफ या फार्मर मर्डर केस ऑफ राजस्थान, जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। इन विच किलर्स वर पनिश्ड, जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। इन विच किलर्स वर पनिश्ड, जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। एक संगठन पढ़ेंगे अब शेखावटी में, एक संगठन और था, अमर सेवा समिति। एक हेडिंग और डालो, इसी में डालना, अमर सेवा समिति। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था ना, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक तो टैक्स वगैरह बढ़ा दिए थे, थोड़े किसान उससे नाराज थे। फिर उस साल अकाल अन पड़े हुए थे अपने, और सरकार अकाल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, तो शेखावटी में एक संगठन बनाई। संगठन का नाम क्या था? तो इनका मतलब ये था कि भाई अकाल में सरकार ध्यान नहीं दे रही, पर हम लोगों की क्या करेंगे, सेवा। तो बनाया तो इसलिए गया था कि अकाल राहत काम करेंगे, लेकिन फिर इसने ऐसी बातें भी करनी शुरू की कि देखो अपने को खुद को सेवा करनी पड़ रही है, सरकार अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तो सरकार पे सवाल उठाए। सरकार पे सवाल उठाने राजनीतिक चेतना है। सरकार गलत कर रही है, यदि आप उसका विरोध करते हो, ये अपने आप में क्या है? राजनीतिक चेतना। तो शेखावटी में राजनीतिक चेतना का संचार करने वाला संगठन कोई था, तो वो कौन सा था? देखो, इस संगठन ने शेखावटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन शेखावटी। इस संगठन ने शेखावटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन शेखावटी। शेखावटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन शेखावटी। शेखावटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इस संगठन की स्थापना करने वाले थे मास्टर प्यारेलाल। किसने स्थापना की थी? लिख लो, इसकी स्थापना मास्टर प्यारेलाल ने की थी। इट वॉज फाउंडेड बाय मास्टर प्यारेलाल। इसकी स्थापना मास्टर प्यारेलाल ने की थी। इट वॉज फाउंडेड बाय मास्टर प्यारेलाल। इसकी स्थापना मास्टर प्यारेलाल ने की थी। इट वॉज फाउंडेड बाय मास्टर प्यारेलाल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, खत्म होते गांधी जी एक भारत में आंदोलन शुरू कर देते हैं, असहयोग। कौन सा? राजनीतिक चेतना आई रखी थी, तो मास्टर प्यारेलाल गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। तो शेखावटी के कोई नेता जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल थे, वो कौन थे? देखिए, इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। He participated in non-cooperation movement of गांधी जी। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। He participated in non-cooperation movement of गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। He participated in non-cooperation movement of गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कौन से आंदोलन में भाग लिया था? तो लोग कहने लग गए, झुंझुनू में जगह पड़ती है चिड़ावा। कौन सी जगह? और कौन से आंदोलन में जाके? गांधी जी के। तो नाम पड़ गया चिड़ावा का गांधी। क्या नाम पड़ गया? इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज गांधी ऑफ चिड़ावा। चिड़ावा झुंझुनू में जगह भाई। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज गांधी ऑफ चिड़ावा, कि भाई गांधी जी के साथ रहे थे। कौन रहे? चिड़ावा से रहे थे। कौन रहे थे? कि मास्टर प्यारेलाल रहे थे। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज गांधी ऑफ चिड़ावा। कहां के गांधी कहा जाता है? अगला लिख लो, भरतपुर किसान आंदोलन।
भरतपुर पीजेंट मूवमेंट, भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर पीजेंट मूवमेंट। कुछ ज्यादा बातें नहीं, एक तो आगे लिख लो इसके 1931, एक नेता का नाम याद करना और कोई नहीं। लंबरदार भोज, हाथों हाथ ही हुआ था, खत्म हो गया था। नेता लिख लो लंबरदार भोज। लंबरदार उपाधि हुआ करती थी तब, गांव के अंदर घोषित किया जाता है कि फलाना लंबरदार है उस गांव का। इसलिए पंजाबी गाने आज भी सुनते हो तो उनमें वर्ड आते हैं ऐसे, लंबरदार नहीं है लंबरदार। तो कोई पूछेगा भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? लंबरदार भोज। और कब हुआ था भरतपुर किसान आंदोलन? और कोई बातें नहीं, स्मृति बातें है ना। ये अपने भाई राजस्थान की किसान आंदोलन याद रहेंगे। एकदम नया पेज निकालो, उस पेज पे एक टॉपिक लिखो, नया पेज निकालना। हाँ लिखो, क्या पूछ रहे हो? लिखो किसान आंदोलन के कारण, नए पेज पे टॉपिक लिखो किसान आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। ये पन्ना खाली छोड़ो, अगले पन्ने पे चलो, देख अगले पन्ने पे लिखो किसान आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन के परिणाम। ये पन्ना खाली छोड़ दो, अगले पे लिखो किसान आंदोलन के परिणाम, इंपैक्ट्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स है। ये खाली छोड़ दे है? नगर में नहीं करने, नए पेज पे करने, कंजूस। 10 लाइनें बच गई जो इसका जीव धड़क धड़क कर रहा है। तो पापा कहीं सौगन खा के आई थी कि दहेज के पैसे रजिस्टर में बचा लूंगी। किसान आंदोलन के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट, इंपैक्ट्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट। अगले पेज पे आओ, ये पन्ना खाली छोड़। देखो किसान आंदोलन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। किसान आंदोलन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट। ये तीनों घर पे लिखने खुद, घर पे लिखने, पर यहां नहीं लिखने, रफ कॉपी में लिखने। यहां तो कल मैं लिखवाऊंगा, पर आज घर पे ट्राई करना आप। देखो हमने अलग अलग कारण पढ़े हैं सबके, महत्व की बातें भी मैंने मोटी मोटी बातें बताई है, विशेषताएं आप खुद ढूंढना कि यार क्या विशेषताएं हो सकती है इनकी। दो काम करना, रफ में करना, आपका जितना दिमाग लगे वो करना, कोई नकल की आवश्यकता नहीं। मुझे याद है मैं तो अभी लिखवा दूं, पर मुझे लगता है कि नहीं आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे। भले कल मैं कारण लिखवाऊंगा 8, आप 4 भी लिख के लाओगे तो वो 4 आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत है। ज्ञान वही है जो हृदय में उत्पन्न हो, ये मुंह पर जनो चाहिए, तो हिये में तभी उत्पन्न होगा जब आप खुद ध्यान देंगे। दो काम ना करें, एक तो यहां ना लिखें, क्योंकि कई बार आप अपने स्वर्ण अक्षर यहां पे लिख देते हैं, है ना, बाद में काट छांट करते घूमेंगे। आप एक बार रफ कॉपी में लिख लेना, आपका शानदार आंसर जो भी होगा, कल मैं आपका निर्भीक जुझारू सेवा भावी उम्मीदवार आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और कल यहाँ पे लिखवा दूंगा मैं। दूसरा, ऐसा ना करें कि आप पुराने बैच वाले किसी स्टूडेंट का रजिस्टर उठाए, उसकी फोटोकॉपी मार के लाए मेरे सामने, और फिर दूसरे दिन मुझे मेरे सामने बैठ के टांग पे टांग देखे। एक कारण मुझे लगता है, मैं ये थोड़े दिन पहले मुझे ही लगा था, पिछले बैच में मुझे लगा था, अब तेरे को लग सकता है दूसरा। उसमें आपके कुछ भी हासिल होने वाला अपने कोई परीक्षा तो है नहीं, पर यह है कि इस बहाने आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे, आधा पौना घंटा दे दोगे, 15-15 मिनट ही सोचोगे। आप देख लेना भाई, बिजोलिया में, बेगों में कारण सब में लिखे ना, सब में मैंने अलग अलग कारण थोड़े थोड़े लिखवाए हैं। आप देखना इसमें कॉमन क्या हो सकते हैं। कॉमन नहीं आए कोई बात नहीं, 1 आए 2 आए 3 आए, जितने आए उतने लिख लेना, पर मैं आपको गारंटी देता हूं जितने आप लिखोगे ना आपको याद वही रहेंगे। मैं लिखवाऊंगा मेरे याद नहीं रहने आपको, पर आप लिखोगे ज्यादा याद रहेंगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे कभी क्वेश्चन आ किसान आंदोलन कारण, आपके सबसे पहले वो याद आएंगे जो आपने 4 लिख रखे, क्योंकि वो आपकी मेहनत थी, वो बंदा कभी नहीं भूल पाता। मैं लिखवाऊंगा, वो बाद में आपको यूं पढ़ते पढ़ते याद आएंगे, हाँ यार एक ये भी लिख देते हैं, सर ने लिखवाया था। तो कोशिश कर लोगे, या आपको तो मैं अभी लिखवा दूं, पक्की बात? तो नया टॉपिक लिखो, जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट,
ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन। सुनो, देख थोड़ी सी बात सुनो, फिर अपने लिखते हैं। जब अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो देश की आजादी का मतलब केवल इतना था कि पावर ट्रांसफर हुई। पावर क्या हो गई? पहले पावर किसके पास थी? अंग्रेजों के। अब पावर आ गई इंडियंस के पास, पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर। पावर भी कौन सी? पॉलिटिकल। भाई पहले कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? अंग्रेजों के। लेकिन अब कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ गया? इंडियंस। इससे अलावा कोई भी फर्क हमारे देश में नहीं। पर कहा गया क्या आजादी का मतलब केवल पॉलिटिकल फ्रीडम है? क्या आजादी का मतलब केवल इतना है कि पहले इस सीट पे कुछ गोरे लोग बैठे थे और बोरंगोटा काले बैठ गए? क्या आजादी का मतलब ये होना चाहिए कि नहीं साहब, आजादी का सपना वो है जो कभी भगत सिंह ने देखा था, और उन्होंने कहा था आजादी का मतलब राजनीतिक आजादी नहीं है, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति चाहिए। इसमें राजनीतिक भी हो, सामाजिक भी हो, आर्थिक, सारी प्रकार की आजादी हो। तो हमने बनाया संविधान। क्या बनाया? और क्या संविधान में हम इनको राजनीतिक आजादी भी देंगे, सामाजिक भी देंगे, धार्मिक भी देंगे, आर्थिक भी देंगे। आज अपने पास सारे प्रकार की आजादी दी गई। राजनीतिक आजादी है कि अपने में से कोई भी वोट डाल सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये अपने पास में क्या है? सामाजिक आजादी है कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया, किसी के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत या ऊंच नीच नहीं की जा सकती। आर्थिक आजादी यह है कि राज्य ऐसा काम करेगा कि रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन एक जगह नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, हाशिए पर बैठे हुए अंतिम आदमी तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना। हम कह सकते हैं कि ये सर अभी तक पूरा नहीं पहुंचा, पर सरकार प्रयासरत है, आज नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा। धार्मिक आजादी है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, पर आप दूसरे के फट्टे में जाके टांग अड़ाओगे? आप अपना अपना मानिए, दूसरों को गालियां निकालने का अधिकार भी आपको। ऐसा ही है कुछ। जब सामाजिक की बात आई तो हमने कहा भाई सब लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। बराबरी का बर्ताव वहां होता है जहां सारे बराबर हो। यदि कुछ लोग पहले से नेगेटिव के अंदर है तो पहले उनको बराबर तो लाओ। जब तक वो बराबर नहीं आएंगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि बराबरी का बर्ताव? तो भाई क्या कारण है, कैसे बराबर नहीं है? तो हमने देखा कि कुछ समाज के अंदर ऐसे वर्ग थे, कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो समाज का हिस्सा थे, लेकिन समाज में उनको बाकी लोगों को बराबर अधिकार नहीं थे। तो कहा इन लोगों को रिजर्वेशन दो। उन लोगों को हम बोलते हैं एससी। क्या बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल का मतलब है लिस्ट। एक लिस्ट बनाएगी जिसमें कुछ कास्ट लिखी गई, कुछ कास्ट के नाम उस शेड्यूल के अंदर डाल दिए गए, इसलिए उनको क्या बोला गया? शेड्यूल कास्ट। ये वो कास्ट है जो समाज का हिस्सा तो है, समाज में रहती है, गांव में रहती है, लेकिन बाकी लोगों के पास जितने अधिकार है उतने लोग इन लोगों के पास अधिकार नहीं, इसलिए रिजर्वेशन दो, बराबर लाओ पहले। कहा ठीक है। फिर कहा कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक समाज का हिस्सा ही नहीं है, जो जंगलों के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, जो अभी तक समाज की मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल नहीं, और उनको हमने कहा एसटी। क्या कहा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कोई ट्राइब्स है जो अभी तक जंगलों के अंदर रह रही है। तो जनजातीय आंदोलन में वे लोग हैं जो जंगलों पे डिपेंड करते थे, जिनका मुख्य धारा के समाज के साथ कोई भी लेना देना। समाज साफ साफ दो भागों में बंटा हुआ था, एक समाज की मुख्य धारा, एक जंगल के अंदर रहने वाले लोग। जंगल में रहने वाले लोगों का समाज की मुख्य धारा से कोई भी लेना देना। बाहर वाले लोग अंदर नहीं जा रहे थे कि जंगल में शेर रहता है, अंदर वाले बाहर नहीं आ रहे थे कि बाहर शेर रहता है, इसलिए अंदर वालों की दुनिया अंदर, बाहर वालों की दुनिया बाहर। जब अंग्रेजों के साथ राजाओं ने संधियां की तो अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बदले में तुम हमें क्या दोगे? टैक्स। तो मान लो अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमें 1 लाख रुपए दे देना। अब थोड़े दिन बाद राजा को उसने कहा 1 लाख में तो पार पड़ेगी नहीं, हमें 1.5 लाख दे। तो राजा ने कहा 1.5 लाख कहां से लाऊं? तो जनता पे टैक्स बढ़ा, तो उसने जनता पे टैक्स बढ़ा दिया। थोड़े दिन बाद उसने कहा भाई 1.5 से 2 दो हमें। तो राजा ने कहा यार अब कहां से आएंगे, कि टैक्स बढ़ा दे। उसने कहा टैक्स कितने? जितने बढ़ाने थे वो तो बढ़ बुढ़ा आ गए, एक लिमिट होती है टैक्स बढ़ाने की भी, कहां तक लेंगे हम टैक्स भी? तो कहा यार तुम खेती कम क्यों करते हो, खेती ज्यादा कर लो। तो यार खेती ज्यादा तो कहाँ करेंगे, जितनी जमीन होगी तो खेती करेंगे, हमारे पास जमीन इतनी है। यार जमीन तो तुम्हारे पास पड़ी है, तुम खेती करते नहीं, कहाँ दिख रही है तुम्हें जमीन? कि जंगल पड़े ना काट लो। अंग्रेजों के आने के बाद हमने जंगल काटे। क्या काटे? जंगल काटे। तो वो जो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग थे उनको हम जनजातियां बोलते, क्या बोलते हैं? उनका अपने साथ आमना सामना, इसलिए उनका जो अंदर का पूरा सिस्टम था उसमें डिस्टरबेंस है। उस डिस्टरबेंस के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किए, उन आंदोलनों को हम क्या कहते हैं? अब वो क्या क्या डिस्टरबेंस थे, क्या क्या कारण थे, लिखते हैं हम, लिखो। जनजातीय आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स। जनजातीय आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स। एक जो जब भी सिस्टम पूरा चेंज होता है तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको लोग ढंग से समझ नहीं पाते।
एक कारण तो वही रहता है कि सिस्टम चेंज होता है तो उस चेंज के खिलाफ ही लोग आंदोलन कर लेते हैं। लिखो, जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई थी। ट्राइब्स डिड नॉट गेट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई थी। ट्राइब्स डिड नॉट गेट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई थी। ट्राइब्स डिड नॉट गेट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तथा इस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिस्टम। तथा इस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिस्टम। तथा इस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिस्टम। इस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। अब मैं बताता हूं कैसे क्या क्या। ये जो एक जनरल लाइन लिखी हमने, अब क्या होता था। इनके जो जनजातियां थी, इनकी खेती करने का तरीका क्या था। ये तो जंगल के अंदर खेती जब करते तो हल वल नहीं रखते ज्यादा, अपने नॉर्मली अपने कुदाल वुदाल रखते, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोद लिया करते और खोद के उसमें बीज बीज डाल देते, जितनी होगी उतनी ठीक, अपने ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं, पेट भर जाए इतनी खेती हो जाएगा, इतना ठीक है, तो ज्यादा नहीं करते थे। फिर 2 साल मान लो यहाँ पे खेती की है, तो बाद में यहाँ पे करते, इस जगह को छोड़ देते आगे करते, फिर इस जगह को छोड़ देते आगे करते, फिर इस जगह को छोड़ देते आगे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते रहते थे, आगे आगे बढ़ते रहते थे। अब जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जंगल कटवाए। जंगल कटवाने के बाद में इन लोगों को कहा कि ये शिफ्ट नहीं करना रे, ये खेत फलान जी का, ये खेत फलान जी का, ये खेत फलान जी का, और तुम अपने अपने खेत में खेती करोगे। अब तुम आगे नहीं जा सकते। इनके ये समझ में नहीं आएगा आगे क्यों नहीं जाना है। खेत किसी का कैसे हो सकता है, जमीन तो भगवान की है, इसमें कोई कहीं जाके खेती कर सकता है। अब इनको कहा गया कि जमीन में तुम हल से खोदो, हल चलाओ इसके अंदर। इन्होंने कहा धरती माँ है, पेट कैसे चीर दें, क्या कोई नहीं चीरो, और हल नहीं चलाओगे तो खेती तुम्हारी ढंग की होगी नहीं। तो खेती वाली व्यवस्था इनकी पूरी तरीके से क्या कर दी गई थी, चेंज। ये इसको भी नहीं समझ पा रहे थे। लिखो, जनजातियों की परंपरागत कृषि को बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ट्राइब्स वो चेंज। जनजातियों की परंपरागत कृषि को बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ट्राइब्स वो चेंज। जनजातियों की परंपरागत कृषि को बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ट्राइब्स वो चेंज। अच्छा, पहले टैक्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ये किसी को टैक्स दिया ही नहीं करते थे। अब इनको क्या क्या देना पड़ेगा तुम्हें, टैक्स। तो ये तो भू राजस्व ज्यादा था और टाइम टू टाइम पर उसको बढ़ा भी देते। लिखो, भू राजस्व बहुत अधिक था। लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई। भू राजस्व बहुत अधिक था, लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई। तथा इसे समय समय पर बढ़ा दिया जाता था। एंड इट वॉज रेज्ड ऑन टाइम टू टाइम। तथा इसे समय समय पर बढ़ा दिया जाता था। एंड इट वॉज रेज्ड ऑन टाइम टू टाइम। तथा इसे समय समय पर बढ़ा दिया जाता था। एंड इट वॉज रेज्ड ऑन टाइम टू टाइम। समय समय पर बढ़ा दिया जाता था। अच्छा, फिर एक और चक्कर पड़ा। पहले राजा महाराजाओं के टैक्स लेने का तरीका ये था कि मेरे यदि बाजरा था तो बाजरा दे दूं, मेरे यदि मूंग होते तो मूंग दे दूं, मेरे यदि चने होते तो चने दे दूं। अब जब अंग्रेज है तो अंग्रेज राजा को दे नकदी दे, तो राजा कहता भाई नकदी तो है ही नहीं मेरे पास, तो चने पड़े, चने ले दो। अंग्रेजों ने कहा चनों का क्या करेंगे हम, अरे घुघरी बना बना खाना, मजे आएंगे। सेक सेक के खाते हैं ना गाँव में। अंग्रेजों ने कहा नहीं चाहिए, तुम नकदी लाओ, पैसे दो। तो राजा अंग्रेजों को क्या दिया करते, नकदी। इसलिए राजा ने अब जनता से भी क्या लेना शुरू कर दी, नकदी। तो भू राजस्व नकदी में लेने लगे। नकदी लोगों के पास होती नहीं थी। नकदी कब मिलेगी, जब आप फसल को बेच के आओ। अब मान लो टैक्स का देने का दिन है 1 तारीख, भाई 1 मार्च को सबको टैक्स अपना जमा करवाना पड़ेगा। अब 1 मार्च तक यदि मेरी फसल नहीं बिकी तो मेरे पास नकदी नहीं। तो मेरे पास राजा का बंदा है, मेरे को नकदी रुपए दे, 300 रुपए तेरे टैक्स जमा करा। मैंने कहा मेरी फसल बिकेगी तब दूंगा, कब बिकेगी, मैं 10 मार्च तक बिकेगी या 10 अप्रैल तक बिकेगी। तो उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो टैक्स चाहिए भाई। तो मैं क्या करूंगा, गांव में किसी आदमी से लेके उधार लेके दूंगा। उस आदमी कहूंगा भाई मेरे पास फसल बिक के पैसे आएंगे तब तुम्हें दे दूंगा, और बाद में उस आदमी के पैसे मेरे से कभी चुकाए नहीं। फिर हमने पढ़ा कि प्रेमचंद जी की कहानियों में, पुरानी फिल्मों में देखा हमने कि एक बार बाणी है कि खाते में जाके जो अंगूठा लगा दे वो कभी भी ब्याज को चुका। आप पढ़े लिखे लोग भी जब चक्रवृद्धि ब्याज समझ नहीं पाते हो, तो अनपढ़ किसान तो कैसे समझ पाता कि ब्याज पे ब्याज कैसे लग जाता है। तो साहूकारों के चंगुल में फंस गए। किसके चंगुल में, मनी लेंडर। मनी लेंडर समझते हो, जो पैसे उधार देने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मनी लेंडर। उनके चंगुल में फंसने लग गए थे। लिख लो, भू राजस्व नकदी में लिया जाता था।
लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन केस, भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन केस, भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन केस। अतः जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। सो ट्राइब्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लैंडर्स, ट्रैप हो गई थी उनमें, जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। सो ट्राइब्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लैंडर्स, जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। ट्राइब्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लैंडर्स, किसके चंगुल में फंस गई? साहूकारों के चंगुल में फंस गए। अच्छा, पहले क्या, जनजातियों के जो भी इलाके होते हैं ना, यदि यहां से आप निकलोगे तो इन जनजातियों को टैक्स देना पड़ेगा। भीलों का इलाका है जंगल में से, यदि आप वहां से निकल रहे हो तो इनको क्या देके जाओ? टोल टैक्स। हमारे को टैक्स दिए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। अब जब अंग्रेज आए, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों। तो अंग्रेजों का सुरक्षा हम देंगे। जनता ने कहा खाक दोगे रे सुरक्षा, जंगल में से तो कोई जा ही नहीं सकता। कैसे? कि भीलों को टैक्स देना पड़ता है, आज के बाद मत देना, आज के बाद तुम्हें सुरक्षा हम देंगे। तो जनजातियां वहां दो टैक्स लिया करती थी। एक तो लेते बोलाई कर, कौन सा लेते? राजमार्गों की सुरक्षा के लिए हाईवे टैक्स जो हुआ करता है उसको क्या बोला करते? ये तो राजमार्ग सुरक्षा के लिए था, हाईवे सिक्योरिटी के लिए। एक टैक्स होता रखवाली कर, कौन सा था? ये गांव की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे गांव की हम सुरक्षा करेंगे, इसके लिए तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो लोगों ने कहा कि किससे करोगे सुरक्षा? कहा हमसे, हम नहीं आएंगे लूटने के लिए, या तो टैक्स दे दो या हम क्या करेंगे, तुम्हें लूट लेंगे। तो दो टैक्स लेते, कौन कौन से? बोलाई टैक्स और रखवाली टैक्स। अंग्रेजों ने आगे बंद करवा दी। अंग्रेजों ने कहा आज के बाद ये टैक्स तुम नहीं ले सकते। ये टैक्स बंद करवाने वाले अंग्रेज का नाम है जेम्स टोड। कौन अंग्रेज बंद करवा गया था? भाई वो इतिहासकार थोड़ी है, फौज का अधिकारी, कर्नल जेम्स टोड है वो। तो लिखो, जनजातियां बोलाई कर तथा रखवाली कर लेती थी। बोलाई करके क्वेश्चन में लिखना राजमार्ग सुरक्षा, हाईवे सिक्योरिटी, और रखवाली करके क्वेश्चन में लिखना गांव की सुरक्षा, विलेज सिक्योरिटी। जनजातियां बोलाई कर तथा रखवाली कर लेती थी। ट्राइब्स कलेक्टेड बोलाई टैक्स एंड रखवाली टैक्स, जनजातियां बोलाई कर तथा रखवाली कर लेती थी। ट्राइब्स कलेक्टेड बोलाई टैक्स एंड रखवाली टैक्स, बोलाई कर तथा रखवाली कर लेती थी। बोलाई टैक्स एंड रखवाली टैक्स। लेकिन अंग्रेजों ने इन करों को समाप्त कर दिया था। बट ब्रिटिशर्स एबोलिश्ड दिस टैक्सेस, लेकिन अंग्रेजों ने इन करों को समाप्त कर दिया था। बट ब्रिटिशर्स एबोलिश्ड दिस टैक्सेस, अंग्रेजों ने इन करों को समाप्त कर दिया था। बट ब्रिटिशर्स एबोलिश्ड दिस टैक्सेस, इन करों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। तो अब उन्होंने कहा अच्छा टैक्स नहीं दोगे तो निकल के दिखाओ, देख हम बताएंगे क्या करना है। तो लोग गए, लोगों ने जाकर साहब ये लूट मार करते हैं, तुमने कहा टैक्स नहीं देने, टैक्स नहीं दे, लूट मार करते हैं। तो अंग्रेजों का चिंता मत करो, हम यहाँ छावनी बनाएंगे। क्या बना देंगे? जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए छावनी बनाई जाएगी। तो दो छावनियां बनाएगी, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन कौन सी? मेर जनजाति पे नियंत्रण के लिए थी ब्यावर, भीलों पे नियंत्रण के लिए कौन सी थी? खेरवाड़ा। इसलिए खेरवाड़ा में जो फौज रहती उसको बोलते मेवाड़ भील कोर। क्या बोलते? ब्यावर में रहती मेरवाड़ा बटालियन। ब्यावर में कौन सी रहती? तो ये जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाएगी। अब पहले जनजातियां टैक्स लेती थी कि यहां से निकलोगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब अंग्रेजों ने वो टैक्स तो किया बंद, वहां बनाई छावनी, और छावनी बना के इस छावनी का खर्चा जनजातियां देगी। अब तुम टैक्स दो, इस बात का डबल खर्चा हो गया ना। लिखो, जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल एरियाज, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस, तथा इनका खर्चा जनजातियों पर डाल दिया गया। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन ट्राइब्स, तथा इनका खर्चा जनजातियों पर डाल दिया गया। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन
ट्राइब्स, जनजातियों पर डाल दिया गया। 18 लिख लो, जैसे कौन कौन सी बटालियन थी, याद रहेगा आपके। कौन कौन सी बताओ देखिए। मेरवाड़ा बटालियन और मेवाड़ भीलखोर। मेवाड़ भीलखोर कहां पर रखी गई, खेरवाड़ा, और मेरवाड़ा बटालियन कहां पर रखी गई, ब्यावर के अंदर। चलो आगे। पहले जनजातियां जंगल में रहती, जंगल में जो कुछ होगा वो जनजातियों का, फल फूल कंद मूल गोंद शहद जितना भी होगा सारा कौन प्राप्त करेगी, जनजाति। अब अंग्रेजों ने राजा को अगर तू मूर्ख है रे, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट है ये, तो इकट्ठे कर बेच, रुपए आएंगे। लकड़ियां कितनी अच्छी है, तुम कटवा कटवा के तू बेच। तो जनजातियों के वनों में जो अधिकार थे वो पूरी तरीके से क्या कर दिए गए, समाप्त। लिख लो, अगला कारण लिखो, जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। जनजातियां कबीलों के अंदर रहती, एक कबीला ये, एक कबीला ये, एक कबीला है। इन कबीलों में आपस में लड़ाइयां होती। कई बार ऐसा होता कि इस कबीले का बंदा इस कबीले के बंदे को मार देता, तो ये कबीले वाले इकट्ठे होकर जाते कि भाई तुमने हमारा बंदा मारा, हम तुम्हारे दो मारेंगे, वापस खून का बदला खून। तो उधर वाले कहते हैं यार मारो मत, लड़ाई खत्म करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। क्या दे देंगे, मौत के बदले में पैसे मिलते, उसको बोलते मौताना। क्या बोलते, तो मौत के बदले में जो पैसे मिलते उसको क्या बोलते, तो बैठ के मौताना डिसाइड करते। फिर ये इधर वाले इधर वालों से पूछते भाई तुम्हारा बंदा कितने का था, तो कहते भाई हमारा बंदा 1 लाख का था, पतला सा तो था 40,000 में आ जाता है सर, तो है ना। तो फिर बैठ के डिसाइड करते कि चलो हम 40,000 दे दो, 50,000 दे दो। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आए, मान लो इस कबीले ने इस कबीले का एक बंदा मार दिया, बंदा मार दिया, तो अंग्रेजों का अच्छा मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, फलाना जी ने, उसको पकड़ के लेगी। पकड़ा तो उनके ये नहीं समझ में आया कि पकड़ क्यों रहे हो, उसने क्यों पकड़ रहे हो, कि तूने बंदा मारा है, हाँ मारा है, तो फिर पकड़ेंगे, उसने कहा मौताना दे दिया। अंग्रेजों का नाम, मर्डर दो ही लोग कर सकते हैं, या तो राम और या राज। मारने का अधिकार दो ही लोगों के पास है, या तो किसके पास, या राज। राज मतलब सरकार, या तो सरकार फांसी लगाए या राम जी किसी को मारे। इसके अलावा तीसरे आदमी को मारने का अधिकार, और यदि तीसरा आदमी मारता है इसका मतलब सरकार के कानून तोड़ता है, सरकार मारेगी फिर उसको। इनके ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मौताना दे दिया तो फिर किसी को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों ने क्या करने शुरू कर दिए, इंटरफेयर। लिखो, देखो अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम ऑफ ट्राइब्स। अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम ऑफ ट्राइब्स। अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम ऑफ ट्राइब्स। परंपरागत न्याय व्यवस्था में क्या किया था, किसने, अच्छा, इनकी सामाजिक परंपराएं थी, उन सामाजिक परंपराओं में इंटरफेयर किए गए। जैसे इनकी एक प्रथा हुआ करती, डाकन प्रथा। कौन सी प्रथा थी, कि किसी भी महिला को डाकन घोषित करके गांव से निकाल देते। भैया डाकन है, टाबरों खाती है, बस रवाना, इसको गांव में रहने का कोई भी अधिकार, हंसने कोई बात नहीं। जनजातियां आज दिन तक ऐसा करती है, आज दिन तक इनमें डाकन प्रथा वैसे वैसे चलती आ रही। होता यह है कि भाई पढ़ा लिखा समाज है नहीं, वायरल आता है, वायरल बुखार होता है, वायरल होता है, तो वायरल एक से दूसरे तक पहुंचता ही है। और यदि आप वायरल बुखार होती है और बुखार में यदि आप टेबलेट वगैरह टाइम पे ना लो तो मर जाता आदमी, डेथ तक हो जाती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि भाई एक बच्चा है छोटा, वो खेलने के लिए बाहर गया, दिन में खेल के शाम को आया, मम्मी ने चेक किया कि अरे बुखार आ रखी,
उसने कहा बुखार है, तो नॉर्मल जड़ी बूटी का इनका जो इलाज था वो करने की कोशिश की, बच्चा बच नहीं पाया, बच्चे की डेथ हो गई। 2-3 दिन बाद उसी गली में ऐसी घटना और भी, एक बच्चा आया, बच्चे को और डेथ हो गई। तो पंचायत बैठी, पंचायत बैठ के, अरे यार ये तो डेली बच्चों की से डेथ हो रही है, क्या चक्कर है? कि कुछ ही नहीं, सुबह खेलने जाते हैं, इस पीपल के नीचे खेलते हैं, और शाम को आते हैं तो बुखार होती है और बाद में डेथ हो जाती है। अच्छा, पीपल के नीचे खेलते हैं, वहां तो वो एक बूढ़ी महिला बैठे रहते हैं, हाँ वो डाकण, तो पूरा गांव पंचायती करके उस महिला को वहां से बाहर निकाल देता है। अंग्रेजों ने आने के बाद का गिनना, किसी भी महिला को ऐसे बाहर निकालने का अधिकार, ये जनजातियां इस बात को भी नहीं समझ पाई, और जनजातियों ने कहा भाई हमारी लुगाई, हमें पता है डाकण है कि नहीं। देखो, जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया था। सोशल कस्टम्स ऑफ ट्राइब्स वर इंटरफेयर्ड, जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया था। सोशल कस्टम्स ऑफ ट्राइब्स वर इंटरफेयर्ड, जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया था। सोशल कस्टम्स ऑफ ट्राइब्स वर इंटरफेयर्ड, जैसे लाइक इसी में कंटिन्यू करना, जैसे 1853 ईस्वी में, इन 1853 एडी, एक मेवाड़ में महाराणा पड़े हमने स्वरूप सिंह, तो स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। जैसे 1853 ईस्वी में, इन 1853 एडी, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। पुट बैन ऑन डाकन प्रैक्टिस, डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी, पुट बैन ऑन डाकन प्रैक्टिस। तो कोई पूछेगा भाई डाकन प्रथा पे कब रोक लगाई गई, किसके द्वारा लगाई गई? मेवाड़ महाराणा स्वरूप। ये लोग इससे भी नाराज थे, यार ये भी गलत तरीका आपका। अच्छा, जनजातियों के दारू पीने का शौक खूब रहता है, भयंकर वाला। इधर मेवाड़ साइड में जनजातियां रहती, इधर एक पौधा होता महुआ, कौन सा होता है? महुड़े की दारू खुद ही निकालते, खुद ही पी लिया करते। अच्छा, भारत में मौर्य काल से लेके अब तक, कब से कब तक? पहला जो अपना बड़ा साम्राज्य था वो कौन सा था? मौर्य। मौर्य काल से अब तक दारू बनाने का अधिकार सरकार के पास में, सरकार के अलावा कोई भी दारू नहीं बना सकता, ये हमेशा सरकार ने अपने पास रखा। इसके दो रीजन है, एक तो ये कि यदि हर आदमी को दारू बनाने का अधिकार दे देंगे तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा, जबकि दारू सबसे अधिक टैक्स देने वाला प्रोडक्ट है, कि दारू से टैक्स मिलता है। दूसरा ये कि हर कोई आदमी दारू बनाएगा तो क्या पता खराब दारू बना ले, मर जाए, ये वो केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप में। और कई बार हम पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार बनाएगी तो सरकार भाई अपने हिसाब से जो लिमिट है, इतना ये मिलना चाहिए, इतना ये मिलना चाहिए, वैसे बनाएगी। नॉर्मल कोई घर पे आदमी निकाल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, सड़ जाए यार पूरा परिवार का परिवार। इसलिए मौर्य काल से लेकर आज दिन तक दारू बनाने का अधिकार जनता को नहीं दिया। ये अधिकार हमेशा किसके पास में? अब ये पहले सरकार के अंडर में आते नहीं, इसलिए खुद निकाल लिया करते हैं। अब जो सरकार के अंडर में आए तो इनके दारू पे क्या लगा दी गई? रोक। ये इससे भी नाराज थे। फिर इन्होंने कहा यार बंदा पूरे दिन मेहनत करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, शाम को आगे चल भी ना करे, ये भी मतलब तुम्हारे ठेके से दारू लेके तो करे। जनजातियां आज दिन तक नाराज है। अभी साल भर पहले कांग्रेस के एक एमएलए ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमें 25 बोतल रखने का अधिकार दिया जाए, हमारे हर घर के अंदर 25 बोतल निकालने का अधिकार दिया जाए। एमएलए साहब खड़े होके बोले। पूछा भाई क्यों? उन्होंने कहा हमारे रिवाज है, जैसे मैं मेरी बहन के घर पे जाता हूँ, तो मैं मेरी बहन के घर पे जाऊंगा तो मुझे उसके ससुराल जाने से पहले 5 बोतल लेके जानी पड़ेगी। अब 5 बोतल कहां से लाऊं? ठेके से, ठेके वाले महंगी देते, वरना हम घर पे निकाल लेंगे, लेके चले जाएंगे। इसलिए जनजातियों को लूट रही है सरकार, इसलिए हमें दारू का अधिकार दिया जाना चाहिए, सरकार ने करना, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो सरकार ने शराब नीति में चेंज किया, इससे भी जनजातियां क्या थी? नाराज थी। लिखो, देखो, अंग्रेजों की आबकारी नीति के कारण, ड्यू टू एक्साइज पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की आबकारी नीति के कारण, आबकारी दारू वाला विभाग ही होता है, ड्यू टू एक्साइज पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, जनजातियों में असंतोष था, ट्राइब से डिस्कंटेंट, जनजातियों में असंतोष था, ट्राइब से डिस्कंटेंट, जनजातियों में असंतोष था। आप में से कईयों का आरएस में सिलेक्शन होगा तो आबकारी में जाओगे, है ना, आबकारी इंस्पेक्टर बनोगे, उधर फिर आप कभी हमसे मिलने आओगे तो कहोगे सर जरूरत हो तो बता देना, है ना, आप सारे आबकारी अधिकारी बनोगे, ठेकों से बंदी लोगे, बाद में लोगे, नहीं लोगे? वगैरह लेंगे सर, आप बढ़ने दो एक बार,
आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे सर हम पूरे, है ना? चलो एक बात हो, 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई। भारत की जो पहली जनगणना ये कब होती है? 1872 में लॉर्ड मेयो जनगणना करवाता है, लेकिन वो जनगणना अपने यूं एक्सपेरिमेंटल सेंसस थी कि मतलब ये मोटा मोटा अंदाजा से लगाया था कि इस गांव में कितने, इस गांव में कितने, इस गांव में कितने। 1881 में बाकायदा फॉर्म में लिखे गए, इतने पुरुष, इतनी महिला, इतनी उम्र, इस घर में, इस गांव में, इतने खेत, एक एक बात लिखी थी। पहली बार जब भी कोई चीज होती है विरोध भारत में होता ही है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब अपने विरोध किस, मैंने एक दिन बताया था, हमने रंगीन टीवी का विरोध किया, ये छोड़ो यार, हमने कोरोना की वो जो वैक्सीन आई थी उसका विरोध किया कि गांव के अंदर वैक्सीन लगाने के लिए वो डॉक्टर गए तो उन्होंने कहा ना ना ना, क्या क्या है वैक्सीन में से लगवा लो ना, ये जनसंख्या नियंत्रण वाली है। और कहा मोदी जी को पता चल गया कि ऐसे तो नियंत्रण हो नहीं सकता, अब ये इंजेक्शन ठोकेंगे बाद में भाई साहब, सिस्टम खत्म है उसके। तो गांव में जनता ने मना कर दिया वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पर मुझे अचंबा तब हुआ कि मना करने वाले ज्यादातर डोकरे थे। आपने कहां जाना है, अब क्या बाकी रहा है जिंदगी में, लाइन 11 लगा रखी है आपने। पर डॉक्टरों ने कहा नहीं भाई साहब, तो नई बात भारत में जब भी होती है उसका विरोध होता है। 1881 में आई जनगणना, जनगणना वाले घर पे गिनने आएंगे, तो कह गिन क्यों रहे, आज दिन तक तो नहीं गिने, पहली बार गिन रहे हैं। तो मेरे जैसा कोई शरणा था, उसने कहा चुप, मैं पता लगा के आया हूं, और ये इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है। तो गिन नहीं रहे, ये तो घर में जाके चेक कर रहे हैं कि युवा कितने हैं, यंग लड़के कितने हैं। बाद में इनको पता रहेगा कि फलान जी घर में 2, फलान जी घर में 3, फलान जी घर में 2, और जैसे फौजियों की संख्या कम पड़ी 2 को उठा लो, अफगानिस्तान लड़ाई के लिए भेजो। तो कहते हैं कि जब कोई जनगणना वाला घर पे आता तो युवा सारे भाग जाते, तो घर में या तो बच्चे या बूढ़े। अब वो कहेगा यार तुम्हारे यंग लड़के कहां, यंग हमारे होते नहीं, बच्चे से डायरेक्ट बूढ़ा हो जाता है, जवानी आती नहीं। भाई साहब मजदूरी करते हैं, मजदूरी, बुढ़ापा आ जाता है जल्दी। उम्र तो मेरी 45 है, लग रहा हूं आपको 90 जैसा मैं, बुढ़ापा फालतू में आ गया मेरे। फिर एक आधा कोई आप जैसा और सियाना आदमी था, और उसने कहा अरे ये नहीं है, वो लड़ाई वड़ाई तो खत्म हो गई अफगानिस्तान वाली, तो ये लगाएंगे टैक्स, अंग्रेजों का पेट नहीं भर रहा है रुपए से, पहले तो लगाया फसलों पे, अब लगाएंगे मिनखों पे, जितने घर में मिनख उतना ज्यादा, 10 आदमी तो 10 का टैक्स और 5 आदमी तो 5 का टैक्स। तो लोगों को छुपा लेते कि घर में कोई जनगणना वाले गए कितने है, हमारे तो 5 ही, अरे पड़ोसी करे 10 है, झूठ बोलता है, इनके तो खुद के 10 है, हमारे तो 5 ही। तो लोगों को छुपाना शुरू कर दिया। अच्छा एक तो कोई आप जैसे और ही अलाम आदमी था, उसने कहा तो मैं नई बात सुन के आया हूं, उदयपुर गया था, पूरी नई न्यूज है, ये कोई आदमी नहीं गिन रहे, ये लोगों का साइज चेक कर रहे हैं, मोटे कितने और पतले कितने हैं। फिर क्या करेंगे कि फिर मोटे आदमी को मोटी लुगाई, पतले आदमी को ये जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये जो मामला खराब हो रहा है ना, आदमी मोटा लुगाई पतली सी, फिर फालतू में गीत गाने पड़ते हैं, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। अब ये बंद होगा, बात देख लेंगे, आदमी मोटा ही है, इसको ये दे दो पतला है। साइज भी तो चीज होती है यार कोई। लिखो 1881 ईस्वी की जनगणना के दौरान, ड्यूरिंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1881, 1881 ईस्वी की जनगणना के दौरान, ड्यूरिंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1881, कई अफवाहों के कारण, ड्यू टू सम रूमर्स, कई अफवाहों के कारण, ड्यू टू सम रूमर्स, कई अफवाहों के कारण, ड्यू टू सम रूमर्स, जनजातियों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था, जनजातियों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। ट्राइब्स आउटरेज्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ट्राइब्स आउटरेज्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जनजातियों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। कल पढ़ेंगे बाकी।